यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आजकल जितने भी आप खास करके नॉर्थ इंडिया में आप देखें हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें एक पेपर जो है इथिक्स का अलग से हो जा रहा है। इथिक्स माने नैतिक शास्त्र। अब बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, मैंने कई बार देखा है, मुझे ये शायद ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूपी में, जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2018, हाँ 2018 या 17 में इंट्रोड्यूस हुआ था, स्पेशली यूपी में। उसके बाद इसको देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर दिया। अदर स्टेट जो है उन्होंने भी लागू कर दिया। इथिक्स का पेपर होता ही है, यूपीएससी में उससे पहले हो चुका है। तो जो लोग तैयारी शुरू करते हैं तो अभी उनका प्री एग्जाम नहीं निकला होता है, वो पहले से ही दुख जाहिर करने देते हैं, सर अगर हमारा प्री निकल भी गया तो हमें तो इथिक्स तो आती नहीं, इथिक्स के पेपर में सर हमारा क्या होगा, इथिक्स के पेपर में हमारा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, लोग डरते रहते हैं। जैसे सामने हमारे 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं जो अभी उत्तराखंड पीसीएस का मैथ्स देंगे, तो इनकी एक ही टेंशन है, सर इथिक्स, सर इथिक्स, सर इथिक्स। मतलब इथिक्स को बना लिया आप लोगों ने हवा, इथिक्स या नैतिक शास्त्र को हवा बना लिया, शेर बना लिया, जो टाइगर बना लिया वो आपको खाई जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इथिक्स में क्या है, देखो बहुत सारी वर्डिंग्स है, जैसे अभिरुचि, अभिवृत्ति, है ना, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, इम्पैथी समानुभूति, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। ये जो वर्ड है ना, इनका मीनिंग आप समझ लें, इनका कॉन्सेप्ट या इनका मीनिंग आप समझ लें। हजारों चैनल हैं जो आपको इथिक्स पढ़ा रहे हैं और हजारों की तादाद में किताब हैं, कुछ ब्रांड भी हैं जो आपको सिर्फ एक इथिक्स वर्ड को समझाने में ही एक एक 1.5 घंटे की वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। लेकिन हम एक एक 1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद भी हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि आखिर है क्या, ये क्या भला है इथिक्स। वही मैथमेटिक्स में हम संख्याओं से खेल रहे हैं, इतिहास में हम तारीखों से खेल रहे हैं, तारीखों को याद कर रहे हैं, घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अतीत में जो हुआ था उसका असर अब क्या हो रहा है। ठीक है ना। समाज शास्त्र में हम समाज को पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र में हम तर्क कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं। उसी तरह से इथिक्स है या नैतिक शास्त्र है। देखो, हम सुबह घर से निकले और मम्मा ने कहा कि बेटा झगड़ा मत करना किसी से, है ना। या मैं नया नया अपॉइंट हुआ, नई नई मेरी अपॉइंटमेंट हुआ किसी भी स्कूल में या किसी ऑफिस में, चाहे मैं डीएम बन गया या मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बन गया या एक दफ्तर में बहू बन गया, तो जब भी मैं पहले दिन जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर से कहता हूँ, सर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो क्या, अरे यार ईमानदारी से अपना काम करो, समय से आओ समय से जाओ, समय से आओ समय से जाओ, ईमानदारी से अपना काम करो, जो काम तुमको दिया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ी मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या उसने मशवरे दिए, मेरे सीनियर ने मुझे क्या मशवरे दिए, समय से आओ समय से जाओ, ईमानदारी से अपना काम करो, जो काम तुम्हें दिया गया है वो समय से पूरा करो। एक्चुअली इसे इथिक्स में कहते हैं वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। इसी को इथिक्स में वैल्यूज या मूल्य भी कहते हैं, और एक्चुअली यही इथिक्स है। आप गए ना, आप जाओ, आपका सीनियर आपसे कहेगा पहले दिन से रिश्वत लेना शुरू कर दो, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे डिपार्टमेंट बदनाम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ईमानदार लोग बहुत ज्यादा है, बेईमान थोड़े से हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आ रही हैं। अभी उत्तराखंड में शायद एक खबर छपी है, देहरादून जिले में कोई अधिकारी 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़े गए। तो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ईमानदार है ना। देखो किस पे जोर देते हैं हम सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में। आप व्यक्तिगत जिंदगी की बात करो, परिवार की या समाज की बात करो, ध्यान सुनना मेरी बात, परिवार या समाज की बात करो, अपनी व्यक्तिगत लाइफ की बात करो, आप किसी से रिलेशनशिप में हैं उसमें बात करो, आप कोई कारोबार कर रहे हैं उसकी बात करो, आप कुछ बेच रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से किस तरह का रिलेशन रख रहे हैं, है ना। तो लोग किस क्या ईमानदारी करते हैं आपसे, ईमानदारी करते हैं ना। अब ईमानदारी में सच भी शामिल है, सत्य, है ना। ईमानदारी में ही नियम कानूनों को शामिल करना भी शामिल है। किसकी उम्मीद करते हैं लोग, भाई तुम लोग बैठे हो मेरे सामने, अब मैंने तुम्हें पढ़ाया और मैं तुम्हें दिया होमवर्क, मैंने कल टेस्ट लूंगा इसका, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि तुम कल आओगे समय से और सारी तैयारी करके आओगे, और जब तुम अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करोगे तो मुझे लगेगा हाँ तुमने पढ़ के आए। तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे, ईमानदारी की। अच्छा, तुम भी मुझसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हो। जैसे मेरे सामने ये निशा बैठी है या इमरान बैठे हैं, तो इमरान मुझसे उम्मीद कर रहा है कि निशा को चुपचाप 2-4 सवाल बता ना दें, ये सिलेबस ना बता दें, या ये ना कर दें कि यार यहाँ से पूछूंगा और यहाँ से नहीं पूछूंगा। तो किसकी उम्मीद कर रहे हो आप मुझसे, ईमानदारी की ना, है ना। अच्छा दूसरा, जैसे कि
अभी की बात आती है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हो, तो वहां पर किस तरह आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे? अपने आपके जो साथी हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आपके जो साथी हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? जोर से बोलो। टाइम से आए और अपना काम करें और आपको परेशान ना करें, और भाई यही तो है डिसिप्लिन, अनुशासन यही तो है। भाई 10 बजे ऑफिस का टाइम है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे तो आ ही जाओ। बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, वो 9:40 9:45 पे आ जाएंगे। एक होता है ना रोड मार्जिन, कई सारे लोग लेट आते हैं तो अक्सर क्या बहाना होता है, अरे जाम लग गया था, है ना। तो अधिकारी क्या कहता है, तुम्हें पता है सड़कें बिजी रहती हैं, जाम लग जाते हैं, तो थोड़ा देर पहले चलो घर से। उसी कहते हैं रोड मार्जिन। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, कोई बहाना नहीं बनाता, समय पे आता है, समय पे जाता है, और आपको जो काम दिया गया है उसे ईमानदारी से करता है। ये क्या है? डिसिप्लिन या अनुशासन, यही नैतिकता है। यही क्या है? नैतिकता। अब देखो पीछे योगेश है, वो ऐसे कुर्सी पे ऐसे बैठा जैसे सोफे पे पड़ा हो। सीधे हो जाओ। हाँ ठीक है, ऐसे ही। तो अब देखो, अब वो ऐसे करके लेटा हुआ है, ऐसे करके लेटा हूँ, ठीक है, ऐसे करके लेटा हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा भाई सीधे हो जाओ। क्लास में क्लास की तरह बैठो, सामने टीचर बैठे हैं, पीछे स्टूडेंट बैठे, तो ये क्या है? ये नैतिकता है। अब तुम अपने घर में हो, अब तुम अपने घर 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 तो घर का तो मतलब घर यही है, आप शॉर्ट्स में बैठो, है ना, आप पूरे कपड़े पहनो, आप सफारी सूट पहनो, आप कुर्ता पजामा पहनो, डांस करो, कुछ भी करो, घर है आपका। लेकिन वही डांस आप ज्यादा शोरगुल के साथ करो तो आपका पड़ोसी परेशान होगा ना, तो आपको पड़ोसी को परेशान नहीं करना है, यही नैतिकता है ना। आप बैठे हो और आप अजीब तरह से नाक खुजला रहे हो, अजीब तरह से आप बालों को घुमा रहे हो, है ना, किसी मीटिंग में बैठे हो, तो ये अनैतिकता है। क्या है ये? अनैतिकता है। तो व्यवहारिक चीज है, इथिक्स जो है बहुत ही व्यवहारिक चीज है। ईमानदारी, सच बोलना। गांधी जी क्या कह गए? बुरा मत देखो, और क्या कह गए? बुरा मत, नहीं बुरा मत सोचने की बात नहीं है, 3 बंदर हैं गांधी जी के। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इथिक्स ही तो है। महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग दे गए, 10 शील दे गए। महावीर स्वामी या जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, ये इथिक्स ही तो है। इथिक्स कहाँ से उगी सबसे पहले? एक्चुअली इथिक्स का जो सबसे पुराना, सबसे बेसिक सोर्स है वो धर्म ही तो है। वो वेद, पुराण, गीता क्या सिखा रहे हैं तुम्हें? ये जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं कि एक आदर्श अच्छा जीवन आपने कैसे जीना है। स्वास्थ्य सुखाय सर्वजन हिताय सर्वधर्म संभाव, है ना। कॉलेजों पे लिखा रहता है ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, और थानों में लिखा रहता है दलालों का प्रवेश वर्जित है। ये सब क्या है? ये इथिक्स ही तो है। आपसे कोई पूछता है इथिक्स के सोर्स क्या है, नैतिक शास्त्र के स्रोत क्या है, या वैल्यूज के सोर्स क्या है, या मूल्यों के स्रोत क्या है? संविधान, कानून, समाज, परंपराएं, रिवाज, संस्कृति, है ना। ये सब क्या है? यही तो हमें बताते हैं कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना, है ना। देखो आप ना अच्छी अच्छी बातें कि झूठ मत बोलो। अब देखो दो तरह की चीजें हैं, वो कहता है, एक तरफ कहता है सच बोलो, दूसरा कहता है झूठ मत बोलो। पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें। उसी तरह से वो कहता है कि चोरी मत करो, है ना, भ्रष्टाचार मत करो। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार करो, रिश्वत लो, लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग लेते हैं वो भी सार्वजनिक रूप से यही कहते हैं क्या? नहीं, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। आज इंटरव्यू देने जाते हो ना आप लोग, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप तैयारियां करके जाते हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे। तो आपसे एक पेट क्वेश्चन कि भाई आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो? सर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सभी कहते हैं ना। कोई ये कहता है कि सर मैं रिश्वत लूंगा आईएएस बन के? कोई कहता है कि मैं देश के संविधान को, कानून को ताक पर रख दूंगा, मैं अपने भाई भतीजों को फायदा पहुंचाऊंगा, और मैं प्रशासन में बिल्कुल भी न्यूट्रल या अनबायस्ड होकर के काम नहीं करूंगा? कोई कहता है? नहीं कहता। क्या कहेंगे? सर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं जो संवैधानिक वैल्यूज हैं, जो हमारा देश का संविधान है उसके मुताबिक चलूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, है, मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मैं भाई भतीजा बात नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं समय से आऊंगा, समय से जाऊंगा, मेरे इलाके में जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्लानिंग्स हैं उनको मैं ईमानदारी से लागू करवाऊंगा, सच्चे मन से लागू करवाऊंगा, उनके लिए अपना पूरा कमिटमेंट रखूंगा। यही तो कहते हैं। अरे यही तो कहते हैं, यही ठीक से, यही नैतिक शास्त्र है।
तो इथिक्स या नैतिक शास्त्र का मतलब ये है कि जब से हमारा जीवन शुरू हुआ, सभ्य जीवन, जब से हमारा, देखो हमारे पूर्वज सब क्या थे, बंदर थे, है ना, खानाबदोश थे, गुफाओं में रहते थे, तब उनसे इथिक्स की क्या, नैतिकता की उम्मीद क्या की जाएगी। हाँ, बात यारी नैतिकता, नैतिकता का मतलब ये है, नैतिकता या इथिक्स का मतलब ये है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है। लबुलुआब ये है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म, समाज, संस्कृति, कानून, जो कुछ भी कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वही इथिक्स है, वही नैतिक शास्त्र है। तो समाज, परिवार, हमारा परिवेश, हमारा देश, अब आगे बात संविधान और कानून ने जो मानक तय किए हैं, जो मानक या स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, तो ना ये होना चाहिए। अब एक बाइक में से स्टेयरिंग निकाल दूं, इसे बाइक कहोगे आप? बाइक में से एक पहिया निकाल दूं, इसे बाइक कहोगे आप? नहीं कहोगे ना। क्यों? एक पेन है ये पेन अभी भी पेन है ये, लेकिन अगर मैंने इसमें से इसको अलग कर दिया, अब इसको पेन कहोगे आप? अब क्या हो गया, ये कबाड़ हो गया। तो पेन का स्टैंडर्ड क्या है? ये पेन का स्टैंडर्ड, ये पेन का मानक है। तो उसी तरह से हमने धीरे 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 समय के साथ या लंबे समय के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी नॉर्म्स तय कर लिए, मानक तय कर लिए हैं, एक कसौटियां, मानक माने कसौटियां तय कर ली हैं। ये होगा और ये नहीं होगा, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अगर उन कसौटियों पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं तो हम अनैतिक हैं, और उन कसौटियों के अकॉर्डिंग, उन नॉर्म्स के अनुसार हम काम कर रहे हैं तो वो नैतिक है। सिंपल सी बातें हैं। पूरी दुनिया में आप देखो ना, कोई कहता है चोरी करो? कोई नहीं कहता ना। पूरी दुनिया में ऐसी चीजें हैं इमरान जी, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है कि ये चीजें श्रेष्ठ हैं, तो इन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्या? सत्यवादिता, है ना, सच, ईमानदारी, और झगड़ा ना करना, झूठ ना बोलना, किसी से के साथ गाली गलौज, वाद विवाद ना करना, बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, पूर्वजों का, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों के साथ सहयोग करना। मित्रों के साथ, कोई कहता है मित्रों को दगाबाजी करो, मित्रों के साथ दगाबाजी करो, कहता कोई? कोई नहीं कहता ना। मित्रों के साथ दगाबाजी करना कोई नहीं कहता। भाई बहन का, परिवार का सम्मान करो, है ना। जो टीचर है उसकी क्या ड्यूटी है? सभी बच्चों को एक समान रूप से वो टीचिंग्स दे। तो पूरी दुनिया में ऐसी चीजें तो हैं, यही नैतिकता है। समझ रहे ना। अब देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, अब आप इस पे फोकस करेंगे सर। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, पूरा का पूरा मेरा लेसन प्लान है। जो भी चीजें आती हैं, जो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट है, वो कुछ फैक्ट भी हैं, मैं इसमें आपसे क्लियर करता चलूंगा, और आपके मन में जो इथिक्स को लेकर के डर या खौफ पैदा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी भी इस समय भी आप क्लास में हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और आप पहली बार या नए हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन लगे हुए हैं। हाँ, आपका सहयोग रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी मेहनत करते रहेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। मैडम तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैडम की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। चलें आगे चलें। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इथिक्स, लेसन प्लान है मेरा ये। अब आपसे पूछेगा साहब ये इथिक्स है क्या, तो एक यूनानी या ग्रीक ग्रीक या यूनानी वर्ड है इथोस, ठीक है ना। ये रूट वर्ड है, मूल धातु है। इथोस जो है, जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, धातु क्या होता है? वे मूल शब्द, है ना। धातु माने मूल शब्द या रूट वर्ड। तो इथोस जो है एक रूट वर्ड या धातु है, जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा का है। इससे बना इथिका, इथिका बना है जो कि विशेषण है। इथिका से बना इथिक्स, इथिक्स जो आता है इंग्लिश में, इसे हिंदी में कहते हैं नैतिकता। तो इथोस जो कि रूट वर्ड है, ग्रीक या यूनानी भाषा का है, इससे बना इथिका जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, एक विशेषण है। इसी इथिका से इंग्लिश में बना इथिक्स, जिसका मतलब है नैतिकता, ठीक है, या नैतिक शास्त्र। अब इथिक्स में आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, क्या चीज कानूनी है और क्या चीज गैर कानूनी है, इस चीज की आप स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने कहा अब इनके ये नॉर्म्स या मानक किसने बनाए? इथिक्स में जो हम नॉर्म्स या मानक बनाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसने बनाए? ठीक है ना। सबसे पहले घर, यानी कि हमारा परिवार, फिर समाज यानी कि सराउंडिंग्स। अच्छा, कुछ लोग समाज भी लिखते हैं, कुछ लोग परिवेश भी बोलते हैं, एक ही बात है। लेकिन परिवेश जो है थोड़ा सा व्यापक शब्द है, क्योंकि देखो समाज किससे मिलकर बना है? इंसानों से।
इंसान और इंसान का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, समाज। लेकिन जब परिवेश की बात हम करेंगे ना, तो उसमें भाई साहब हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, आसमान, सरकार की नीतियां, संविधान, कानून व्यवस्था सभी कुछ आ जाता है। तो परिवेश जो है वो बहुत ही व्यापक शब्द है, जिसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। परिवेश या सराउंडिंग या इकोसिस्टम क्या कहते हैं सर? परिवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिवेश को इंग्लिश में तो वैसे सराउंडिंग्स ही बोलते हैं, लेकिन इकोलॉजी में इसका बहुत ही जो है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है या व्यापक अर्थ है, ठीक है। खैर, तो हमारे हमारे स्कूल, हमारे दोस्त और जहां पर भी हम काम करते हैं वहां से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। देखो जब बच्चा स्कूल में आता है ना, तो प्रॉपर तरीके से बैठना सीखता है ना। दोस्तियां उसकी स्कूल में होती हैं, पहले मोहल्ले में दोस्तियां होती है, लेकिन फिर स्कूल में जब आता है तो वो स्कूल में उसकी प्रगाढ़ दोस्तियां होती हैं, वहीं से उसे मित्रता और शत्रुता का पता चलता है। फिर गुरुजन ही उसे पढ़ाते हैं कि बेटा देखो क्या करना और क्या नहीं करना। इस बच्चे पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है उसके शिक्षकों का पड़ता है। आप घर में देख लो कि नहीं मम्मी आप ऐसे कह रही हो, हमारे गुरुजी ऐसे कहते हैं, हम तो ये चीज मानेंगे, ठीक है ना। तो खैर आपका जो वर्क प्लेस है, इसके अलावा मीडिया, जो चीजें आप देख रहे हो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो भी आप चीजें देख रहे हो उनका आप पर बहुत असर पड़ रहा है, वो बता रहे हैं ना, है ना। देखो कई सारे न्यूज चैनल आते हैं ना शाम को, तो लास्ट में अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद कोई एक अच्छी बात बता करके जाते हैं, आजकल ये फैशन चल गया, भले वो उस पर ईमान लाएं या ना लाएं, ठीक है। मीडिया है, सरकार के बहुत सारे नियम कानून है ना। हमारे देश में संविधान है, कानून है, उसके बहुत सारे नियम कानून हैं, वो सब बता रहे हैं कि हमें क्या करना हो क्या नहीं करना। हमारे धर्म, गीता, कुरान क्या है, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, ये सब इथिक्स के सोर्स तो हैं। हमारे जो धर्म है वो सब नैतिकता या नैतिक शास्त्र के स्रोत हैं, ठीक है। मैंने लिखा धर्म तो स्वयं ही नैतिकता का महासागर है, मैंने खुद कहा है ये, धर्म तो खुद ही नैतिकता का महासागर है। धर्म हमें नैतिकता तो सिखा रहे हैं, नैतिक बनेंगे, समाज में शांति, व्यवस्था, सुकून रहेगी, और इस जीवन में भी सफल होंगे, और लोक में जाकर हमें मोक्ष, स्वर्ग, जन्नत जो भी है वो मिलेगा, है ना। तो धर्म तो स्वयं में ही नैतिकता का क्या है, महासागर है। अब अगर आप इसकी परिभाषा गूंजना चाहें नैतिकता या नैतिक शास्त्र की या इथिक्स की, तो समय की लंबी अवधि में समाज द्वारा मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाए गए व्यवहार या आचरण या चाल चलन के नियम या कसौटियां, ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। तरह तरह की परिभाषाएं, लेकिन इस तरह से आप लिख सकते हो। इन्हीं का अध्ययन जो है वो नैतिक शास्त्र है, इन्हीं की स्टडी करना नैतिक शास्त्र है। तो मैंने समय की लंबी अवधि में, यानी कि अब मैंने लिखा आदिकाल नहीं लिखा, मैंने लिखा है समय की लंबी अवधि में समाज द्वारा मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना। घर में उसको कैसे रहना है, अपना जो वर्क प्लेस है वहां पर उसको कैसे रहना है, दूसरा सोसाइटी जो है उसमें उसको कैसे रहना है, ठीक है ना। विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाए गए व्यवहार या आचरण, आपने कहा व्यवहार या आचरण। अच्छा आप क्या सोच रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता ना, है ना। देखो इथिक्स का जो एरिया है, अभी आगे चल के बात होगी कि भाई इथिक्स का क्षेत्र क्या है। आप सोच क्या रहे हो, इससे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लोग फर्क किससे पड़ रहा, आप कर क्या रहे हो। जैसे मैंने अभी योगेश को डांटा कि भाई कैसे बैठे हो, है ना किस तरह से बैठे हो, कि मुझे फर्क पड़ रहा है ना उससे। ऐसे लग रहा जैसे कि वो ऊंचे सिंहासन पे महाराजा बैठे हो और मैं उनका दरबारी, उन्हें अपनी कोई रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो व्यवहार माने आचरण, आप क्या करते हैं, चाल चलन आपका, है ना, करते क्या आप बैठे बैठे मुझे घूरने लगो तो दिक्कत हो जाएगी ना मुझे। और लेकिन आप एक शांत भाव से बैठो, अंदर भले ही आपको कुछ समझ में ना रहा हो, लेकिन चेहरे पर आप दिखाओगे कि हाँ बढ़िया ठीक चल रहा है। भले ही आपको नींद आ रही हो, लेकिन आंखें आप ऐसे खोले रहोगे, ठीक है ना। वही तो क्या है, आचरण, व्यवहार, बिहेवियर। तो नैतिकता जो है वो किसी के व्यवहार या आचरण कैसा सही होगा कैसा गलत होगा इसको बताती है। इसीलिए लिखा गया है कि बनाए गए व्यवहार या आचरण या चाल चलन के नियम या कसौटियां। अच्छा ये जो बार बार मैंने ये स्लैश या ऑब्लिक के निशान लगा रखे हैं या लिख रखा है, आप लोग एग्जाम में ये काम मत करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, नहीं तो एग्जाम में चिढ़ जाएगा आपसे, अच्छा मुझे समझा रहा मुझे आता नहीं है ना। ये काम मत करना आप एग्जाम में। इन्हीं का अध्ययन जो है वो नैतिक शास्त्र है, इन्हीं की स्टडी, ठीक है ना। तो क्या है भाई नैतिक शास्त्र, समाज द्वारा बनाए गए व्यवहार या आचरण के नियमों का अध्ययन। ठीक, समाज ने तमाम तरह के नियम कानून, तमाम तरह के नॉर्म्स, आइडियल, आदर्श बना लिए, वही नैतिक शास्त्र है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। नैतिक शास्त्र का मकसद क्या है, आपको एक सभ्य सुसंस्कृत जीवन जीने के लायक बनाना, और धीरे धीरे नए मूल्य जो है कि समय की परिस्थिति, समय लगातार बदल रहा है, परिवेश लगातार बदलता जा रहा है, तो उसके मुताबिक नए नए नियम कानूनों के अनुसार अपने आप को ढालते रहना, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे।
आप इस जीवन में भी सुखी रहें और परलोक में भी आप सुखी रहें, किसी तरह का कोई झगड़ा टट्टा, है ना, वाद विवाद, तर्क कुतर्क ना हो। ये नैतिक शास्त्र का विषय है ना। पहले हम लोग इसको पढ़ते नहीं थे, लेकिन जैसे ही कोई चीज यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आ जाती है, तुरंत उसमें नई नई रिसर्च और नई नई बुक्स निकल करके आ जाती है ना। समझ गए? समझ रहे सर? रोक दीजिए। अब बात ये आती है कि भाई ये इथिक्स है क्या। एक क्वेश्चन आता ना कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेचर या उसका स्वरूप क्या था। स्वरूप का मतलब बहुत से लोग समझ, कहीं उसको स्वरूप लिखता है, कहीं प्रकृति लिखता है, इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड लिखता है, नेचर। इसका मतलब ये था क्या। जैसे 1857 के रिवोल्ट की बात करें, क्या था ये? केवल एक गदर था, ये हिंदू मुसलमानों की मिलीजुली साजिश थी अंग्रेजों के खिलाफ, या कालों की साजिश थी गोरों के खिलाफ, या एक सिपाही विद्रोह था, या स्वतंत्रता संग्राम था क्या? है ना। नेचर क्या है इसका? आपके सामने एक प्लांट आ जाए, ट्री आ जाए, है ना, प्लांट आ जाए, तो आप उसको बताओ क्या है ये, वही क्या है इसका स्वरूप या नेचर। ठीक है ना। तो उसी तरह से एक्चुअली इथिक्स है क्या। ये कला है, विज्ञान है, ये फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, क्या है? उसी को बोलता है कि इथिक्स का स्वरूप या इथिक्स का नेचर क्या है। तो अब देखो इसके नेचर की बात करें तो जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है, तो इसमें जो चीजें 200 साल पहले सही थी वो आज भी सही है। वो भारत में भी सही है तो यूएसए में भी सही है, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान में भी सही है। न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है वो दुनिया के हर कोने में सही होगा, ब्रह्मांड में भी सही होगा। वो जहां पर भी दो पिंड आपस में होंगे वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ही करेंगे, है ना। जी बराबर m1 × m2/r², ये यूनिवर्सल है, इस है सही। तो जो नेचुरल साइंसेज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। तो इनमें फैक्ट होते हैं और ऐसे फैक्ट होते हैं जो है कि झुटलाए नहीं जा सकते। और ये फैक्ट जो है समय के साथ लंबी स्टडी के बाद डेवलप हुए। देखो पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, है ना, उसके बाद धीरे 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 उसमें सुधार होता रहा, है ना। पता चला कि भाई अभी इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें तो कोई न्यूक्लियस भी होता है, इसमें तो अलग अलग ऑर्बिट भी होते हैं। धीरे 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 रिसर्च होती रही, नई नई चीजें उसमें जुड़ती रही। आज जो है कि वो एक स्थापित सिद्धांत बन गया, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल बन गया, एटॉमिक थ्योरी। आज एटम बम बन रहे हैं उससे, समझ रहे हैं ना। तो जो साइंस या विज्ञान है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, तो वो हर देश में, हर समय में, हर काल में, ठीक है साहब, उनका जो उनका उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो थ्योरी है वो एक ही है, उसे आप झुटला नहीं सकते, है ना। देखो अगर मैं ब्लेड मारूं यहाँ पर तो खून निकलेगा ही, यही साइंस है ना। अब कहे भाई इस परिस्थिति में खून निकलेगा और इस परिस्थिति में खून नहीं निकलेगा, है ना, किसी का निकल भी सकता है, किसी का नहीं भी निकल सकता है, तो वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान क्या है? क्रमवार, तथ्यात्मक, सत्य ज्ञान। तो अगर आप इथिक्स की बात करें कि इथिक्स इस तरह का विज्ञान है, तो इथिक्स इस तरह का विज्ञान नहीं है भाई। यहाँ जो है कि मैं ये कहूं कि भारत जैसा देश है, यहाँ पर सत्य और अहिंसा की पूजा की जाती है। तो दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो इस समय करीब करीब 14-15 देशों से उलझा हुआ है, पता नहीं उसका सत्य और अहिंसा अपना अलग है, हमारा सत्य और अहिंसा अपना अलग है ना। गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो दुनिया में कई सारे ऐसे देश भी हैं जहां पे तानाशाह हैं, जहां पे तानाशाह हैं, वो हिंसा का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी गद्दी जो है कि मजबूत कर रखी है। और उन देशों के लोग उनकी हिंसा को जायज ठहराते, उचित ठहराते हैं कि हाँ भाई ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ये देश के लिए भला है। भाई कहीं सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया, तो हिंसा ही तो हो रही है वहां पर, गृह युद्ध हो गया, हिंसा हो रही है, तो मैं ये उचित। अभी आपने देखा नेपाल में, बांग्लादेश में जो है कि रिवोल्यूशन हुआ सरकारों के खिलाफ, तो भीड़ ने हिंसा ही तो की वहां पर, लेकिन उन्होंने हिंसा को भी उचित ठहराया। क्यों? क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। अब इसराइल और यूएसए ईरान पर हमला कर रहे हैं, है ना, ईरान उन पर हमला कर रहा है, हिंसा ही तो हो रही है। अहिंसा की बात कौन कर रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं, ईरान भी कह रहा है, हमारा यूएसए और इसराइल क्या कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पर ईरान में लोगों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ की सरकार को हटाना, इसलिए हिंसा जरूरी है। तो ईरान कह रहा है आपने हम पे हमला किया, हम भी प्रतिरोध करेंगे, इसलिए उनके नजर से हिंसा जरूरी है। तो नैतिक शास्त्र में जो है कहीं कहीं झूठ बोलना भी ठीक ठाक माना जाता है। कहते हैं ना भाई, अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, अगर किसी का भला हो रहा है झूठ बोलने से, तो झूठ बोल दो, तो झूठ को भी सत्य ठहरा देते हैं वो। लेकिन आमतौर पर इथिक्स में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और क्या है भाई साहब, सच्चरित्रता, है ना, सहानुभूति, परानुभूति, तमाम तरह की चीजें हैं। ये आमतौर पर यूनिवर्सल हैं, लेकिन कहीं कहीं इनसे हम डेविएशन भी देखते हैं, हर जगह एक सा नहीं है।
कहीं महिलाओं की पूजा की जाती है, तो कहीं महिलाओं को केवल भोग की वस्तु माना जाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इथिक्स जो है वो ऐसा विज्ञान नहीं है जो हर देश काल परिस्थिति में एक सा हो, जो हर समय एक सा रिजल्ट या एक सी मान्यता देगा। तवज्जो, जो हर समय एक सा रिजल्ट या एक सी मान्यता देगा, इथिक्स ऐसा विज्ञान नहीं है। ठीक है साहब, अब बात आती है क्या इथिक्स कला है। मैंने यहाँ लिखा क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं है। इथिक्स जो है वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं है, लेकिन ये कला भी नहीं, आर्ट भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कला अर्थशास्त्र कला है ना। अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले अर्थशास्त्र को विज्ञान बोलने लगते हैं, है ना। लेकिन इथिक्स जो है कला भी नहीं है। कला का मतलब क्या है कि किसी चीज को हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि आप देखो ना, मैंने यहाँ पर स्टार बनाया, ऐसे बनेगा, है ना। अब मैं सिखाऊंगा किसी को स्टार कैसे बनेगा, तो मैं सिखा रहा हूं कैसे बनेगा। अब क्या है, स्टार क्या है ये नहीं बता रहा मैं सिर्फ बता रहा हूं कि स्टार को आप ऑन पेपर किस तरह से बनाओगे, बस ये सिखा रहा हूं मैं। तो इथिक्स जो है कला भी नहीं, क्योंकि ये कुछ करना नहीं सिखाती है। इथिक्स क्या है, ये एक क्या कहते हैं, एक सेट है तमाम तरह के नॉर्म्स का, तमाम तरह के आदर्शों का समुच्चय है कि भाई ये है, इन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। आपको सच बोलना है, ईमानदार रहना है, आपको सच्चरित्र रहना, दूसरों पर आपने दया करनी है, सहानुभूति दिखानी है, संवेदना दिखानी है। लेकिन कैसे दिखानी है, कैसे बोलना है, इसका समाधान ही आपको नहीं देता। ये बताता है कि ये करना चाहिए, लेकिन ये कैसे करेगा ये नहीं बताता। और कला बताती है कैसे होगा, इसलिए कला भी नहीं। ठीक है, इथिक्स जो है वो इसलिए कला भी नहीं है। तो अभी क्या मैंने क्या लिखा, क्यों, क्या लक्ष्य या साध्य या टारगेट वर्सेस हाउ, कैसे या तरीका, किसका झगड़ा है ये, कैसे और क्या। भाई इथिक्स क्या है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे साध्य क्या है, हमारे टारगेट क्या है। ठीक है, ये है इथिक्स। लेकिन अगर हम कहें कि कैसे इसको पाना है, इसको करने का तरीका क्या है, ये इथिक्स हमें नहीं बताती है, इसलिए इथिक्स जो है वो कला भी नहीं है। फिर इथिक्स क्या है, तो हम ये बताएंगे, उससे हम ये कहेंगे कि जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र को हम विज्ञान कहते हैं, उसी तरह से इथिक्स भी एक विज्ञान है। एक्चुअली इथिक्स जो है वो सामाजिक विज्ञान है। तो जैसे ही हम कहते हैं ना सामाजिक विज्ञान, हमने क्या कहा, सामाजिक विज्ञान, तो भाई साहब ये वेरी करेगा, ये बदलेगा अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, देखो जैसे भारत जैसा देश है, तो हम क्या करते हैं, भाई पूंजी का संचय हमने नहीं करना। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ना, हमारे यहाँ न्यासवादी का सिद्धांत है ना, कि भाई आपको जितनी जरूरत है आप उतना इकट्ठा करो, बाकी दूसरों में बांट दो, यही तो है ना। जैसे हम प्रकृति की बात करते हैं, खैर अब तो पूरी दुनिया डर के हमारे प्रकृति संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन यूएसए अभी भी कह रहा है ना जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग सब झूठ है। हम लोग मान रहे हैं, तमाम विकासशील देश मान रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे दुनिया भर में तमाम तरह की आफतें आ रही हैं, लेकिन यूएसए नहीं मानता इस चीज को, कहता ना ये तो विकासशील देशों का एक तरीका है विकसित देशों से पैसे ऐंठने का, है ना। तो जहां हम प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पश्चिमी देश नहीं मानते इस चीज को, है ना। ग्रेटा थुनबर्ग पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, तो बहुत सारी सरकारें ग्रेटा थुनबर्ग से नाराज है कि भाई आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे। सॉरी ना, विकासशील देश कह रहे हैं कि हाँ ठीक है पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो है विकसित देशों की है। कार्बन इमिशन की बात करते हैं ना, तो कहना साहब विकसित देशों की जिम्मेदारी कार्बन इमिशन करना। तो जो इथिक्स के जो नॉर्म्स हैं या इथिक्स के जो सिद्धांत हैं, हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये एक से रहते हैं। जैसे सच, है ना, बार बार बात आएगी, सच बनाम झूठ, है ना, दुष्चरित्र माने बनाम सच्चरित्र। आप देखो ना, एक व्यापारी, एक पूंजीपति है, वो आगे बढ़ने के लिए, ठेके पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, किसी भी तरह के समझौते करने को तैयार रहता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है, वो क्या है, अपने उसूलों से नहीं दिखता, मतलब मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं तो सच की राह पर चलता रहूंगा, सत्य अनुशासन की राह पर चलता रहूंगा, दया करुणा समानुभूति, है ना, और संविधान कानून जो कुछ होता है उसकी राह पर मैं चलता रहूंगा, मैं विष्णु तो और आगे बढ़ूं तो, होता है ना। तो इथिक्स जो है वो इसी तरह का सामाजिक विज्ञान है जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र है। भाई देखो, आप राजनीति में कहो ना, कहीं कहीं समाजवाद की पूजा होती है तो कहीं पूंजीवाद की पूजा होती है, कहीं लोकतंत्र की पूजा होती है तो कहीं तानाशाही की पूजा होती है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर तानाशाही है, जनता वहां की खुश है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की जनता मांग करती है हमें लोकतंत्र दो, डेमोक्रेसी दो, है ना। नेपाल में राजशाही थी, माओवाद लंबे समय तक चलता रहा, किस लिए कि साहब हमें तो लोकतंत्र दो। समझ रहे ना। अर्थशास्त्र में देख लो आप, कहीं समाजवाद, कहीं पूंजीवाद, कहीं मुक्त व्यापार तो कहीं
जो है कि नियंत्रण की बात होती है ना। WTO खुले व्यापार की बात कर रहा, तो यूएसए ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। तो आप ये कह सकते हो कि इथिक्स विज्ञान तो है, लेकिन जिस तरह से दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तरह है, इसमें हर सिद्धांत, हर तथ्य 100% हर जगह सही नहीं हो सकता। हर देश, हर काल, हर समय, हर व्यक्ति के लिए 100% सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। और जो इसका नेचर या इसका जो स्वरूप है, इसे जो है मनोविज्ञान, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, उसके बहुत नजदीक ले जाता है। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, है ना। मैंने कहा इसके सिद्धांत, नियम, आदर्श जो है वो दृढ़ या रिजिड नहीं है, ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है। इसलिए हम प्राकृतिक विज्ञान नहीं कहेंगे इसको, ये क्या कहेंगे, सामाजिक विज्ञान। ये मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, व्यवहारवाद के बहुत ही करीब है। व्यवहारवाद का मतलब क्या, लोगों के व्यवहार का, बिहेवियर का स्टडी करना, व्यवहार का अध्ययन करना। कौन है, अनीस भाई आ रहे हैं क्या, कह रहे तो करवा दिया जाना, ठीक है। अब उनसे कहना जैसे उनकी इच्छा। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, नीति शास्त्र का क्षेत्र, एरिया। नीति शास्त्र का क्षेत्र या एरिया क्या है, तो नीति शास्त्र का क्षेत्र वो राजनीति विज्ञान भी है, समाज शास्त्र भी। इसका मतलब नीति शास्त्र क्षेत्र का मतलब क्या है कि नीति शास्त्र में आप किस किस चीजों की या किन किन चीजों की स्टडी करते हो। तो नीति शास्त्र देखो, अगर आप कांट या रूसो को पढ़ रहे हो, गांधी जी को पढ़ रहे हो आप, तो आप इतिहास में इतिहास की स्टडी भी कर रहे हो, है ना। नीति शास्त्र का क्षेत्र इतिहास भी है, नीति शास्त्र का सुविधा देखो, नीति शास्त्र का क्षेत्र राजनीति भी है, नीति शास्त्र का क्षेत्र मानव विज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है, व्यवहारवाद भी है, कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र अर्थशास्त्र भी है। मैं ये कह सकता हूं, लेकिन अब जबरदस्ती वाणिज्य या कॉमर्स को उसमें धकेल देना। जितने भी हमारे सामाजिक विज्ञान हैं वो सब इसी का क्षेत्र हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा नीति शास्त्र में हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं इंसान का, है ना, इंसान के मनोविज्ञान का, ठीक है ना, मानव का या मानव के मनोविज्ञान का। तो ये मानव विज्ञान के भी नजदीक है, ये मनोविज्ञान के भी नजदीक है, और हम इसमें दार्शनिक व्याख्या करते हैं चीजों की ना, तो ये दर्शन शास्त्र के नजदीक भी है, यानी कि इसका क्षेत्र जो है दर्शन शास्त्र भी है। हम ऐतिहासिक रूप से घटनाओं का अध्ययन करते हैं, केस स्टडी करते हैं, भाई अतीत में कोई घटना घटी, उससे हम, केस स्टडी का मतलब क्या, अतीत में कोई घटना घटी, हम उससे सीख ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इतिहास के करीब भी है। अब हम जब पूंजीवाद बनाम समाजवाद की बात करेंगे, है ना, हम मुक्त व्यापार बनाम नियंत्रण की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम अर्थशास्त्र को भी पढ़ रहे हैं उसमें। लेकिन मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से। तो ये नीति शास्त्र का क्षेत्र है, ठीक है। 25-25, 50-50 शब्दों के सवाल। अब नीति शास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस। अब आप देखो, अगर हम इंपॉर्टेंस या महत्व की बात करें नीति शास्त्र के, तो माँ बाप ने हमें जन्म दिया, अब उनकी कामना क्या है, बच्चा दीर्घायु हो और अपने जीवन में सफल हो, ठीक है सर, सही हो रहा है सर, बच्चा दीर्घायु हो, है ना। कोई माँ ये चाहेगी कि मेरा बच्चा जल्दी से भगवान को प्यारा हो जाए, नहीं ना। किसकी दुआ मिलती है, जीता रहे बेटे, जीता रहे। जब भी आप किसी के चरण स्पर्श करोगे, दुआ सलाम करोगे, तो क्या कहेगा, जीता रहे, है ना, ये तो कहेगा ना बेटे। और फिर क्या कहेगा, बेटे खूब बड़ो, खूब कामयाब हो, यही तो मकसद है हमारा। अब तुम चोरी करने लगो, झगड़े करने लगो, गुंडागर्दी करने लगो, कहाँ जाओगे, जेल में। बहुत ज्यादा उग्रता पे उतर आओगे तो कहाँ जाओगे, गोली का शिकार हो जाओगे पुलिस की, है ना। भाई अगर तुम गुंडागर्दी करोगे, गैंगवार कर दोगे, अब एक हद से ज्यादा हो जाएगी, या पुलिस के सामने पड़ गए, पुलिस से मुठभेड़ हो गई तो तुम गए, दूसरे गैंग के सामने तुम पड़ गए, है ना, गोली लग गई तो तुम गए, नहीं ना। तो एथिक्स हमें क्या सिखाता है, प्रेम, भाईचारा, ब्रदरहुड, है ना। जब आप सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन का जीवन जीने लगे, तो आपका किसी से झगड़ा, किसी से विवाद होने की कोई संभावना ही नहीं है, आपका जीवन सफल है। तो एथिक्स की अगर हम बात करें, तो समाज के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, समाज में शांति, सुकून, सौहार्द, हार्मनी, ब्रदरहुड के लिए एथिक्स की नॉलेज होना और एथिक्स के सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि ईमानदारी, सत्य, संयम, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, है ना। शालीनता, सहिष्णुता, टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। सहिष्णुता का मतलब क्या है, वैसे सहिष्णुता का आम भाषा में अर्थ तो है बर्दाश्त करना, है ना। क्या कहते हैं सर हम, बर्दाश्त करना, लेकिन नहीं, दूसरे को भी सुनना। अगर दूसरे की बातें आपको अप्रिय भी लग रही हैं तो उसको सुनना, और अगर उसमें कुछ अच्छा है तो उसको ग्रहण कर लेना।
और अगर आपको दूसरे की बातें खराब लग रही हैं, अप्रिय लग रही हैं, तो बहुत ही शालीनता के साथ, तर्क के साथ उसकी बातों का जवाब देना, ना कि लाठी डंडों के साथ जवाब देना। क्या कहते हैं? बर्दाश्त। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी पड़ोस में एक बड़ा तेजी से म्यूजिक सिस्टम वो चलाता था, तो हमने 3-4 बार उससे रिक्वेस्ट की ना कि अपनी बातों को समझाया, हालांकि वो उग्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन हमने बहुत ही शांत मन से उसे समझाया कि देखो ये एक एकेडमी है, यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। मान गया ना, शांति हो गई, यही टॉलरेंस है। अब हम डंडा लेके चले जाते, वो भी आ जाता डंडा लेके, तो सिर फूट जाते, फिर पुलिस आ जाती, है ना? समझ रहे ना? मकान मालिक कहता है भाई तुम तो झगड़ा करने लगे, किराया तो बहुत दे रहे हो तुम, लेकिन तुम झगड़ा कर रहे हो, लिहाजा खाली करो। हो गई ना दिक्कत? तो अब इथिक्स हमें सिखा रही टॉलरेंस। जब आपके मन के अंदर टॉलरेंस है, बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, किसी को झेलने की क्षमता है, तो भाई साहब झगड़ा होने की संभावना ना के बराबर है। तो जब झगड़ा नहीं होगा तो समाज में सुकून रहेगा। ठीक है? तो ईमानदारी, सत्य, संयम, अपरिग्रह, शालीनता, संयुक्ता, क्षमा, दया जैसे तत्व समाज में शांति व स्थायित्व को बढ़ाते हैं, है ना? शालीनता, संयम, भाईचारा, विवेक संस्कृति को समृद्ध करेंगे। तो यानी कि इथिक्स की जो जो उपादेयता है, या इथिक्स की जो देन है, वो समाज को भी है और संस्कृति को भी है। संस्कृति को कौन समृद्ध कर रहे हैं? शालीनता। भाई आप बहुत ही शालीन व्यवहार कर रहे हो, है ना? तो मान लीजिए आपका कोई भी रिलीजन है, तो लोग अरे यार ये लोग, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, या मान लो आप वहां से आ रहे हो, किलाखड़ा से आ रहे हो, अरे किलाखड़ा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, पहले आप भी बहुत शालीनता से व्यवहार कर रहे हो, आपका जो पड़ोसी साथ में बैठा, तीसरे वो बैठे हैं, बहुत अच्छे से लोगों को व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों पर क्या असर जाएगा? अरे ये लोग तो बड़े अच्छे हैं यार, है ना? और मान लो तुम बात बात पे तलवार निकालने को रहो, तो क्या है यार, अरे यार ये लोग, हाँ बच के रहो इनसे। तो आप क्या क्या डेवलप हो रहा? कौन फेमस हो रहा है? आपका कल्चर, आपका एरिया, है ना? तो आप शालीनता से, संयम दिखाते हो, लोगों को भाईचारे से रहते हो, है ना, विवेक का सही प्रयोग आप करते हो, तो ये क्या सब आपके कल्चर को तो बढ़ाएंगे, है ना? है ना? एक मिनट रुकना। तो अगर तुम संयम से काम लोगे, विवेक से काम लोगे, तो ना केवल तुम सुखी रहोगे, बल्कि तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा संस्कृति जो है वो भी प्रसिद्धि पाएगा, है ना? वो भी तारीफें पाएगा, वो भी वाहवाहियां पाएगा। उसी तरह से ईमानदारी, सेवा भाव, सच्चरिता, सत्यवादिता राजनीति को बेहतर करेंगे। भाई आजकल देखो होते ना, कई दुनिया भर में देश नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, तो वो सच्चे हैं झूठे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नेता या प्रशासक या अधिकारी या कर्मचारी ईमानदार रहे, लोग उसके अंदर लोगों की सेवा करने का भाव हो, है ना, वो देखे कि वो ये ना देखे कि मुझे किसमें फायदा हो रहा है, वो ये देखे कि लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कैसे हो रही है ना? वो उसका चरित्र बहुत अच्छा हो, वो हमेशा सच बोलता हो, सत्य पर टिका रहता हो। तो अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति को भी फायदा है, प्रशासन में आएंगे तो प्रशासन को भी फायदा। बल्कि ऐसे लोग किसी भी एरिया में, सिवाय गुंडागर्दी और डकैती के, है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी किसका गिरोह थी? लुटेरों का गिरोह थी, है ना? या महमूद गजनवी या बाबर आए तो किसका गिरोह था? ये डकैतों लुटेरे के गिरोह तो थे, है ना? तो उनके लिए तो सत्यवाद, अहिंसा, अहिंसा। अब भाई बाबर की सेना आ रही है, कहना हम अहिंसा करेंगे, तो कहां से जीत जाएगी वो? तो उनकी अपनी अपनी अलग ही थिक्स है, हमारी अपनी अलग ही थिक्स है ना? तो लेकिन आमतौर पर राजनीति में, प्रशासन में, एक सभ्य समाज में अगर आप इन चीजों को अपनाएं, तो बस हर जगह सुकून ही सुकून है, चाहे आप प्रशासन में हो, चाहे आप राजनीति में हो। ये कौन सिखा रहा है आपको? इथिक्स। यही इथिक्स का महत्व है, यही इथिक्स की देन है, यही इथिक्स की उपयोगिता है ना? यही इथिक्स को पढ़ने के फायदे हैं, यही इथिक्स क्यों जरूरी है, उसके फायदे हैं। आप जब आप कल को उम्मीद करेंगे आप आईएएस बन जाएं, तो आपको यही चीजें दिखाई जाएंगी वहां पर, जो चीजें आप पढ़ के जा रहे हो। फिर क्लास में पीछे बैठ के आप उबासियां लोगे, क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिकली हो ना, है ना? कितने सच्चे हो तुम लोग, है ना? बैठे हो कमरे में, बताते हो सर चल पड़े, बस में बैठे हैं, है ना? हाँ, अब तो भाई, है ना, हो गया। सुबह 8 बजे क्लास में 9:30 बजे आ रहे हो, अरे सर मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया था, पता चला तुम उठे ही 9 बजे सो के, है ना? है ना? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा, ठीक है। कहाँ गई भाई? अब बात आती है वैल्यूज या मूल्य की। वैल्यूज या मूल्य, अब ये क्या भला है? वैल्यूज या मूल्य जो है ये क्या भला? एक मिनट रुकना। अब इथिक्स में एक वर्ड आता है वैल्यूज, मूल्य। अगर आप, जैसे हम क्लास में कई बार होता है ना, नया बच्चा आता है, हमसे पूछते हैं हाँ भाई मूल्य क्या होते हैं? तो सर कीमत, जैसे ये पेन 20 रुपए का है तो ये इसका मूल्य है। बात तो सही है ना? मूल्य माने कीमत। लेकिन यहाँ पर मूल्य या वैल्यूज और प्राइस या कीमत, उन दोनों में अंतर है। प्राइस जो इंग्लिश का शब्द है,
है ना। आप कोई चीज, आप ये पेन खरीदने गए, 30 रुपए का है तो इसकी कीमत है, प्राइस है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैं ये पेन जो है कृष्णा पुस्तक भंडार से खरीदूं, या अजय स्टेशनरी से खरीदूं, या वर्मा जी के यहाँ से खरीदूं। वर्मा जी के यहाँ से खरीदूं, तीन लोग हैं, तीन ऑप्शन है मेरे पास, किसके यहाँ से मैं खरीदूं। तो जिसके यहाँ से मैं खरीदूंगा वो मेरी पसंद है, वो मेरी पसंद की शॉप है, वो मेरी पसंद की दुकान है। इथिक्स में उसे कहते हैं वैल्यूज, ठीक है ना। वैल्यूज का मतलब है पसंद। आपको क्या अच्छा लगता है? किसी को सोना पसंद है, किसी को ठूसना पसंद है, किसी को मांसाहार पसंद है, किसी को शाकाहार पसंद है ना। कोई बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करता, और जिसका अगर कोई एक दिन ऐसा गुजर जाए कि उसने झगड़ा ना किया तो उसे लगता है जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, है ना। कोई झूठ बोलता ही नहीं है, और कोई जो है कि बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकता, समझ रहे ना। कोई रिश्वत लेता ही नहीं है, कोई कर्मचारी ऐसा है बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेता, बल्कि लोगों पे अपने पास से खर्च कर देता है। और कोई ऐसा है कि आज कुछ कमा के नहीं आया, आकाश वृत्ति नहीं हुई, तो उसे लगता है यार आज तो दिन निकला ही नहीं मेरा। अजीब सा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत कम है, सारे नहीं है, बहुत कम है। भाई आप देखो ना, आए दिन अखबारों में आ तो रहे, कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, कहीं इसका छापा, कहीं उसका छापा, कहीं वो रंगे हाथ पकड़ा गया घूस लेते हुए, तो इसका मतलब कुछ लोग हैं ही बेईमान, है ना। तो कोई बेईमानी में मस्त है, तो कोई ईमानदारी में मस्त है, कोई लगातार पैसा और पैसा। अब मान लो कोई वकील है, उसके पास इतने केस हैं, एक दिन में 8-8 10-10 जगह उसके मुकदमे लगे हुए हैं, वो हर जगह पहुंच नहीं पा रहा अपने, यहाँ तक कि उसके जूनियर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतने मुकदमे लगे हुए हैं उसके। लेकिन फिर भी नया कोई केस आ रहा है तो वो हड़प ले रहा है उसको, लाओ जल्दी लाओ, हाँ हाँ लाओ, समझ रहे ना। वकील साहब के पास आप गए, वकील साहब के पास आप गए, वकील साहब पहले आप कहेंगे, पहले आपसे कहेंगे सर इस केस में कोई दम नहीं है। वकील साहब आपसे कहेंगे शुरुआत में इस केस में तो भैया लग रहा है कोई दम नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप उनके निहोरे करेंगे, निहोरे माने रिक्वेस्ट, अरे साहब ले लो, फिर उनकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। एडवांस दे के आएंगे आप फीस, और वकील साहब आपसे कह दें यार बढ़िया यार ये तो ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इसमें, पहली तारीख में तुम्हारे फेवर में सुनवाई हो जाएगी, तो अब तुम कहो साहब थोड़ी कम फीस ले लो, है ना। तो जो सच्चा आदमी होता है वो आमतौर पर परेशान रहता है, और झूठा आदमी जो होता है वो आमतौर पर खुश रहता है। तो उसकी अपनी पसंद है, वो झूठ बोल करके अपना कारोबार कर रहा है, और उसकी दूसरी की अपनी पसंद है, वो सच्चाई से नहीं डिग रहा, है ना। कोई ईमानदारी बना रहा है, किसी को चोरी पसंद है ना। कोई दुनिया उसे उसके चरित्र पर कितनी उंगलियां उठाते रहे उसको मतलब ही नहीं है, और कोई ये कोशिश करता है यार मेरे करेक्टर के बारे में कोई कुछ ना बोल दे, तो क्या है ये सबकी पसंद है। इसी को हम इथिक्स में कहते हैं वैल्यूज, ये मूल्य। अब एक वकील साहब ईमानदार है, उन्होंने कहा देख तेरे केस में बिल्कुल भी दम नहीं है, किसी कीमत पर मामला तेरी फेवर में नहीं आएगा, अब तू बस अपनी किस्मत को मान ले, इस केस में तू जीतेगा नहीं, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूँ साहब 1.5 लाख ले लो, साहब 2 लाख ले लो, लेकिन बोले नहीं यार देख पैसे की वो नहीं है, लेकिन भाई तू जीतेगा नहीं इसमें। मैं दूसरे वकील के पास गया, बोला हाँ यार उसने एक लाइन लिखी, बोला यहाँ पर चांस है, उसने कहा यहाँ पर चांस है, यहाँ पर तुम्हारा काम बन सकता है। तो या तो वो शातिर है कि अब आ गया है तो इसको जाने नहीं दूंगा मैं, या फिर बहुत होशियार है वो। लेकिन जो पहला वकील था उसके बारे में मैंने बहुत ही कुछ सुना था, बहुत कुछ सुना था कि बहुत ही होशियार वकील है, तो शायद वो ईमानदार है। अब दूसरे के पास जब मैं गया हूँ वो शायद कम ईमानदार है। उसने क्या करा है भाई, अब ग्राहक आ गया है तो इसको जाने नहीं देना। कई बार ऐसा होता है ना, आप शॉप पे ब्रेड खरीदने जाओ, शॉप पे आप ब्रेड खरीदने जाओ, तो ब्रेड में जल्दी फफूंद लग जाती है ना, अगर थोड़ा बासी ब्रेड हो गई तो दुकानदार देखता है कि इसमें फफूंद हो गई, हल्का सा ऐसे करके नाक पे सूंघ के देखता है, उसे पता है ये बासी हो गई, खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो आपको भिड़ा देता है। लेकिन एक दुकानदार ऐसा है, वो कहता नहीं यार भैया ये अब खराब हो गई, इसमें मत लो। वो मना कर देगा आपको, वो आपको मना कर देगा कि यार नहीं है, 2 पीस पड़े तो हैं लेकिन ये खराब हो गए, लेकिन है कैसा है कि हाँ है ठीक है ना। तो उसकी अपनी पसंद है। एक की पसंद क्या है कि उसका नुकसान ना हो, दूसरे की पसंद क्या है कि यार ग्राहक का नुकसान ना हो। ये वैल्यूज है, यही पसंद है, यही सोच है, यही लक्ष्य है। उसका लक्ष्य क्या है कि मैं पैसा तो कमाऊंगा लेकिन ग्राहक को बेवकूफ बना करके पैसा नहीं कमाऊंगा। दूसरे का लक्ष्य क्या है कि मैं ग्राहक को चाहे जो भी हो, चाहे मुझे ग्राहक को बेवकूफ बनाना हो, मैं तो पैसा ही कमाऊंगा, यही पसंद है। समझ रहे ना। अब जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, ये क्या है? समाजवाद पूंजीवाद क्या है? ये अर्थशास्त्र में समाजवाद और पूंजीवाद क्या है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या लोकतंत्र में लोकतंत्र राजनीति में लोकतंत्र क्या है, तानाशाही यानी कि अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप क्या है। ये सब सोची तो है हमारी, पसंदी तो है हमारी, कौन किस चीज को पसंद कर रहा है और कौन किस तरह से राज करना चाह रहा है। अच्छा, जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया कि भाई विकास के लिए पंचायतों को भागीदारी दो, या लोगों की पंचायतें बनाओ, या पंचायतों को ज्यादा अधिकार दो। ये क्या है, वैल्यूज तो हैं। क्या मकसद था कि हमने राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना है, हमने राजनीति को निचले स्तर तक लेके जाना है, हमने विकेंद्रीकरण को पूरा करना है। अभी विकेंद्रीकरण अभी पूरा नहीं हुआ, सेंटर में बन गए, स्टेट में बन गए सरकार, लेकिन जो लोकल लेवल के लोग हैं वो राजनीति से, सरकार से, प्रशासन से दूर है, उन्हें भी भागीदारी देनी है हमें। तो क्या है विकेंद्रीकरण, क्या कहते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये मूल्य, ये पसंदी तो है, ये एक मॉडल तो है, एक नॉर्म तो है, ये एक आदर्श तो है, एक लक्ष्य तो है। भाई क्या मकसद था 73वें और 74वें संविधान संशोधन को करने का? मकसद था विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। मकसद था राजनीति में लोगों की भागीदारी, जिससे कि राजनीति में पारदर्शिता हो, प्रशासन में पारदर्शिता हो। मकसद क्या था, लोगों का बेहतर विकास करना। तो ये पसंदी तो है, ये लोगों का बेहतर विकास करना है। अब कोई कह रहा है कि नहीं सेंटर ही करेगा, और कोई कह रहा है नहीं साहब सेंटर और स्टेट मिलकर करेंगे, कोई कह रहा है नहीं साहब इसमें नीचे के स्तर को भी, ग्रास रूट पर भी इसको लेकर के जाओ। तो क्या है ये, पसंद तो है, ये टारगेट या लक्ष्य तो है ये। तो मैंने क्या लिखा है, वैल्यूज या मूल्य, वैल्यूज या मूल्य। इथिक्स में अगर हम वैल्यूज या मूल्य की बात करें तो वो है आदर्श, आप कैसा बनना चाह रहे हैं, आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी मान्यता, लक्ष्य, साध्य। ठीक है ना, मैंने लिखा ये होता, ये करता वाली बात है, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, करा नहीं है उसने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसी को हम एथिक्स में कहते हैं वैल्यूज या मूल्य। अब इसकी परिभाषा ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे अलग अलग तरह के मूल्य हैं, ऐसे मूल्य जो हर जगह एक से हैं, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में आपको एक से मिलेंगे, देश काल समय परिस्थितियों में हर जगह एक से मिलेंगे। ईमानदारी, सत्य, दया, क्षमा, परोपकार वगैरह वगैरह हर जगह मिलेंगे आपको, ये कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हर जगह मिलेंगे, है ना। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत मूल्य, किसी की अपनी पसंद हो सकती है, जैसे इंडिविजुअल मतलब एक ही आदमी के, एक फैमिली के, एक सोसाइटी या एक कल्चर या एक एरिया या एक नेशन के। अब सबके अपने अपने अलग सोच हो। जैसे भारत में सत्य अहिंसा, गांधी जी आज भी कायम है भारत में, और दुनिया कई देश ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, है ना। भाई यूएसए पूंजीवाद, भारत समाजवाद, है ना। फ्रांस सेंट्रलाइजेशन, भारत डिसेंट्रलाइजेशन। अलाउद्दीन खिलजी सेंट्रलाइजेशन, सम्राट अशोक दया, क्षमा, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, औरंगजेब कट्टरता और सहिष्णुता। हो गया ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच। आप देखो ना, अलाउद्दीन खिलजी प्रसार, बलवन सुदृढ़ीकरण, एकता, है ना, समझ रहे ना। अब देखो आप, इजराइल क्या कह रहा है भाई, ग्रेटर इजराइल, कि ये जमीन हमारी थी, हम इसको लेकर के रहेंगे, ग्रेटर इजराइल। भारत करता है ऐसी चीजें? भारत नहीं करता। भारत की जमीन पे तो जो है कि कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, पीओके, फिर भी भारत उसको माफ करता है कि भाई बातचीत से ही मान जा, बातचीत से ही मान जा। क्या हमारे पास इतना क्षमता नहीं है कि हम रातों रात अपना पीओके खाली करवा ले? हैं, हम अपना कश्मीर पाकिस्तान से कभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम किसके पुजारी हैं? अहिंसा के, सहिष्णुता के। हम सोचेंगे कि बातचीत से ही मान जाए, लेकिन नहीं मान, है ना। तो वो उसकी वैल्यूज है और वो हमारी वैल्यूज है। उसने हमारी जगह कब्जा कर रखा है, वो क्या है, आतताई है ना। हम फिर भी उसको माफ कर रहे हैं, वो हमारी वैल्यू है। समझ गए ना। तो ये जो कुछ तो है यूनिवर्सल, जो हर जगह एक सी है, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जैसे सच या झूठ, पाप या पुण्य, लाभ या परोपकार, अहिंसा या हिंसा, संयम या उग्र, महिलाओं को जो है कि देवी या महिलाओं को भोग्या मानना, है ना। शिक्षा, किस तरह की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, उदारता या आदर्शवाद की शिक्षा, या पूंजी की शिक्षा, कि बेटा जैसे भी हो जीवन में आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है, पैसा कमाओ, चाहे कैसे भी कमाओ, पैसा कमाओ। और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं पैसा कमाना, लेकिन साधन अच्छे होने चाहिए, तरीके आपके अच्छे होने चाहिए। भाई एक अधिकारी है, वो रिश्वत ले रहा, लगातार रिश्वत ले, आप देखो ना 500 करोड़ मिले नगद, 500 करोड़ मिले नगद, 300 करोड़ मिले, इतनी अघोषित संपत्ति मिली, लेकिन एक अधिकारी है वो फाका कशी में उसने जीवन काट दिया अपना। पता चला रिटायर हुआ तो पैदल ही निकल लिया।
यहाँ पर उत्तराखंड में एक डीजीपी थे पुलिस के, मैं उनका नाम भूल गया, रतूड़ी जी थे शायद। तो रिटायरमेंट के बाद वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए घर, उन्होंने कहा अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ। समझ रहे ना, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी हैं। सरकार खुद कहती है साहब ठीक है आप रिटायर हो गए, लेकिन अभी 2 साल का एक्सटेंशन और ले लो, 3 साल का ले लो, 4 साल का ले लो, 5 साल का ले लो। वो कह रहे नहीं भाई मुझे छोड़ो, मैं नहीं कर रहा काम, अब मैं अपने घर में आराम से जीऊंगा। सरकार के नहीं सर प्लीज आपकी जरूरत है ना। वो कुछ अधिकारी ऐसे, सरकार इंतजार कर रही है कि यार 5 साल में इनका रिटायरमेंट है, चलो 4 साल पहले इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दो, हाथ जोड़ो इनसे, है ना। तो सबके अपने अपने क्या है टारगेट है, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। तो देखो कुछ मूल्य ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में एक से हैं, और कुछ मूल्य सच झूठ पाप पुण्य लाभ परोपकार अहिंसा हिंसा संयम, है ना, या उग्र, महिला के बारे में आपकी सोच, शिक्षा के बारे में आपकी सोच, प्रकृति यानी कि नेचर एनवायरमेंट के बारे में आपकी सोच क्या है, हर जगह आपको अलग अलग सी मिलेगी, है ना। कोई एक है जो पेड़ को बहुत ही संभाल संभाल के बड़ा कर रहा है, घर में 2 भाई हैं, है ना, एक को हरियाली बहुत पसंद है, पेड़ बहुत पसंद है, दूसरे को पेड़ पसंद नहीं, उसको जब मौका मिल रहा कुल्हाड़ी मार दे रहा उसको, है ना। आप दूसरे भाई ने कुल्हाड़ी मार दी, अब जो दूसरा भाई कह रहा है, अब वो लड़ भी नहीं रहा उससे, अरे चल तूने इसको काट दिया, लेकिन जड़ बची, वो क्या कर रहा है, जड़ बची, अब वो रोज जड़ में पानी डाल रहा है, क्या पता फिर से कल ले निकल आए। तो अलग अलग चीजें हो गई ना सर, तो सबके अपने अलग अलग मूल्य है ना, समझ गया ना। भाई 2 ही भाई हैं, एक झगड़ा करता है, दूसरा कहता है अरे नहीं नहीं झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, होता है ना, अलग अलग वैल्यूज है ना। अब इसी स्टूडेंट्स में देख लो, एक रोज आता है दूसरा नहीं आता, ठीक है। तो अच्छा अब देखो मूल्य भी अलग अलग हैं, राजनीतिक मूल्य अलग हैं, सामाजिक मूल्य अलग हैं, धार्मिक मूल्य अलग हैं, सांस्कृतिक यानी कल्चरल मूल्य अलग हैं, बिजनेस या व्यवसाय के मूल्य अलग हैं, शिक्षा के मूल्य अलग हैं, प्रशासन के मूल्य अलग हैं, है ना। इन्हें आप मूल्यों का क्षेत्र कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मूल्यों का क्षेत्र। तो क्या राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यापारिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य और प्रशासनिक मूल्य। तो उसमें किन्हीं 3 प्रशासनिक मूल्यों के नाम बताओ। हाँ 1 मिनट रुकना। तो अगर परिभाषा की बात करें मूल्यों की, मैंने यहां लिख रखा, इधर देखो बेटा, मूल्यों की परिभाषा की अगर बात करें तो ये ऐसी कसौटियां हैं, ये ऐसी कसौटियां, कौन मूल्य की बात कर रहे हैं, ये ऐसी कसौटियां हैं जो कार्य करने के तरीके, व्यक्ति, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा प्रशासन को न केवल सर्वोत्तम मार्ग दिखाती हैं, बल्कि इन सभी के संबंध में उचित अनुचित उत्तम अधम का निर्णय करने में हमारी सहायता करती है। ये परिभाषा है ना, ये कोटेशन मेरी है, कहीं से टीपी नहीं मैंने, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बाय गुल फैमिली, ठीक है, ओके। तो मूल्य क्या है, ये ऐसी कसौटियां, मानक या नॉर्म है, ठीक है ना, लक्ष्य हैं, ऐसी कसौटियां हैं जो काम करने का तरीका अच्छा है या बुरा है ना, व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, समाज, संस्कृति, राजनीति और प्रशासन अच्छा है या बुरा है, और अच्छा या बुरा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, न केवल सर्वोत्तम मार्ग दिखाती हैं, बल्कि इन सभी के संबंध में उचित अनुचित उत्तम अधम का निर्णय करने में हमारी सहायता करती हैं। कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी शैक्षिक व्यवस्था अच्छी है, कौन सी खराब है ना। अब देखो हमारी शिक्षा नीति चली आ रही थी, 3-4 बार हमारी शिक्षा नीति संशोधित हुई है ना, हुई है, तो इसका मतलब क्या है, मूल्य समय के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। कहीं जब 1951 में हमने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी, तब हमारी सोच क्या थी, और आज हमारी सोच क्या, आज स्थिति है कि हमने योजना आयोग खत्म कर दिया, नीति आयोग हम ले आए, सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ वही समाज में, अब भारतीय समाज में भी देखो स्त्रियां पर्दे में रहती थी, लेकिन आज किसकी बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण, यानी कि दोनों एक साथ, मतलब स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। कहीं सदियों पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज हम किसकी बात करें ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हो रहा नहीं हो रहा। तो यही हमारी जो वैल्यूज है वो समय के साथ बदल। आज कौन सा समाज खराब है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, कौन सा समाज अच्छा है, जहां पर महिलाओं को समान भागीदारी दी जाती है ना। तो जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। अब इस दूसरा भी मैंने लिखा, ये ऐसी कसौटियां या मानक हैं जो व्यक्ति, समाज, सिद्धांत, व्यवहार, वस्तु, उद्देश्य, परिस्थिति का महत्व बताती है, अच्छा है बुरा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे है, ये सब बताती हैं, ठीक है। फिर बात आती है सोर्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के स्रोत, यानी कि मूल्य कहां से डेवलप हुए, है ना। मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था ना कि मैं घर से निकला तो माँ ने कहा क्या, बेटे किसी से झगड़ा मत करना, है ना, बेटे किसी से झगड़ा मत करना। मैं स्कूल में मेरा पहला दिन था तो गुरुजी ने क्या कहा, बेटा अपना अपना काम करना,
बेटा किसी चीज की कोई चोरी मत करना। क्या मत करना? चोरी मत करना। गुरुजी ने सिखाया ना मुझे, है ना? गुरुजी ने सिखाया मुझे अनुशासन। जब आप तुम घर में पैदा हुए और घर में जब 4-5 साल के बच्चे थे तो अनुशासन का कोई मतलब है? जब मर्जी तुम सो गए, जब मर्जी तुम जाग गए, कोई कह रहा है तुमसे? है ना? हालांकि रात में क्योंकि दूसरों ने भी सोना तो कह रहे बेटे तू भी सो जा, लेकिन दिन में आप सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। मम्मा उठा रही है आपको, मम्मा आपको सोता देख करके खुश हो रही है, हाँ अपने पेट भर लिया है ना, ये सो रहा, मैं थोड़ा चैन से अपना काम कर लूं। उठा रहा आपको? कोई भी नहीं उठा रहा, है ना? ना आपसे कोई ये कह रहा है कि जाके दरवाजा खोलो। अच्छा, जब बचपन में आप जब झूठ बोलते हो तो लोग हंसते हैं, है ना? पता चला हाँ बेटे तूने चीनी तो नहीं खाई? ना मम्मी मैंने नहीं खाई, है ना? आपने मुंह खोला आपके मुंह में चीनी है तो लोग हंस रहे। बचपन में आप झूठ बोल रहे तो आपके झूठ से लोग खुश हो रहे हैं। आपने चुरा के दूध पी लिया, मिठाई खा ली, तो आपके झूठ बोलने से लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन बड़े हो गए तो अब झूठ बोलना पाप है ना? तो बचपन में नैतिकता अनैतिकता का कोई मतलब नहीं है और अनुशासन शासन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप स्कूल में पहुंचे तब वहां आपको सिखाया जा रहा अनुशासन। पहला अनुशासन क्या? भाई समय से आओ, है ना? इंटरवल होगा, मिड डे मील खाना है, अब जाओ मिड डे मील खाओ, और मिड डे मील खाने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धो करके फिर से स्कूल में आ जाओ, है ना? प्रेयर में सबने एक साथ खड़े रहना है, नेशनल एंथम होगा तो बिल्कुल शांत रहना है ना? हल्ला नहीं करना, शोर नहीं करना। कौन सिखा रहा है आपको? स्कूल सिखा रहा है ना? हाँ। तो मूल्य कहां कहां से डेवलप हुए? तो मूल्य सबसे ज्यादा किसने डेवलप किए हैं? मूल्यों का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? धर्म है, समाज है ना? और हमारा संविधान है, देश का कानून है। अच्छा अब देखो जैसे अभी 1772 17 हालांकि प्राकृतिक संरक्षण की बात अतीत काल से होती रही है, लेकिन 1972 के बाद ये ज्यादा हो रहा है कैसा प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तो यूएसए के अलग वैल्यूज है वगैरह ना, सब बेकार की बात है। कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं, लेकिन जो विकासशील देश कह रहे हैं क्या? नहीं भाई प्रकृति का संरक्षण करो। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच है ना? तो खैर सोर्स या ऑफ वैल्यूज या मूल्यों के स्रोत या मूल्यों के विकास में किन की भूमिका है? तो परिवार की है, परिवेश की है, कानून की है, संविधान की है, जो सामाजिक रीति रिवाज या परंपराएं हैं, किसी क्षेत्र का जो भूगोल है। अब जैसे मान लो कोई एक ऐसा इलाका है जहां पर जैसे राजस्थान है तो वहां पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, और भी कई सारे वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है ना? क्योंकि वनस्पति बहुत कम है, वनस्पतियां बहुत कम है। अब आप ट्राइब्स के इलाके में चले जाओ आप, तो वहां उनके लिए वो संसाधन है। क्या है? संसाधन है। ईंधन चाहिए तो लकड़ी काटनी है ना? राजस्थान में तो लकड़ी काटना गुनाह है भाई साहब, कहां से लाओगे पेड़? पेड़ कहां से लाओगे? लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पर जंगल के इलाके हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और उनकी आवश्यकता जंगलों से ही पूरी होनी है, तो जंगलों काट रहे हैं, है ना? अब भूगोल की बात अगर मैं करूं इसी तरह से, तो अब कोई ऐसा देश है जो कृषि प्रधान है ना? तो उसकी वैल्यूज क्या होगी? जमीन उसके लिए माँ होगी। जमीन उसके लिए क्या होगी सर? माँ होगी, है ना? अब कोई ऐसा देश है जो जहां पर पता चला उसकी जीडीपी में 90% सर्विस सेक्टर से आता है, खेती बाड़ी को हिस्सा ही नहीं है, तो उसके लिए जमीन जमीन ही है। क्या है उसके लिए? जमीन जमीन ही है। धरती है मेरी माँ, क्यों कहते हैं हम धरती को माँ? भाई पेट भरने के लिए अनाज तो देती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, तमाम तरह का आर्ट है, कल्चर है, तमाम हम किससे जुड़े हुए? खेती बाड़ी से जुड़े हुए। तो यहाँ हमारे धरती माँ है, वहां धरती धरती, समझ रहे ना? अब अर्थव्यवस्था, अब देखो जो काफी अगड़े देश हैं पूंजीवाद को पसंद करते हैं तो पूंजीवाद को पसंद करते हैं, और जहां पर समाज में गैर बराबरी है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, तो वहां पर किसकी पूजा होती है? समाजवाद, है ना? लेकिन अब चेंज हो रहा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था की, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को बढ़ावा देंगे। तो परिवार, परिवेश, कानून, संविधान, परंपराएं, किसी क्षेत्र का भूगोल, उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की राजनीति की प्रकृति, है ना? अगर तानाशाह है तो क्या है भाई? अगर तानाशाही होगी तो क्या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। इकट्ठा होने का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? जो आर्टिकल 19 है हमारा, इकट्ठा होने का अधिकार, कोई भी दल बनाने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, मिलेगा नॉर्थ कोरिया में? नहीं मिलेगा। इसराइल में अनिवार्य सेना भर्ती हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ अनिवार्य सेना भर्ती नहीं है। अच्छा, इसराइल में अनिवार्य सेना भर्ती की दो वजह है, एक तो वहां पर आबादी बहुत कम है, तो सेना में लोग कहां से आएंगे भाई? फिर
अगर कोई सेना में शामिल नहीं होना चाहेगा तो सेना में कहां से आएगी, और इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, अब कौन किसका दुश्मन है हमें क्या पता है ना, लेकिन यह है कि इजराइल के चारों तरफ जो है वाद विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, तो उसे तो आर्मी चाहिए ना सर। इजराइल सबसे ज्यादा खर्च किस पे कर रहा है, हथियारों पे, है ना। तो कोई देश ऐसा है, भूटान जैसा देश है, वो सबसे ज्यादा खर्च किस पे कर रहा है, प्रकृति के संरक्षण पर, है ना भाई। बहुत दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो विकास के पैमाने को जीडीपी से तोलते हैं, लेकिन भूटान जैसा देश है वो सकल सुख की बात करता है ना, समझ रहे ना, वो सुख की बात करता है, कोई सहिष्णुता की बात करता है, कोई असहिष्णुता की बात करता है, कोई लोकतंत्र तो कोई तानाशाही की बात करता है। तो जैसी राजनीतिक प्रकृति होगी किसी देश की, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसी तरह से उस देश के मूल्य भी डेवलप होंगे, है ना, समझ रहे ना। आप साउथ सूडान चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, आप वहां पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, भारत जैसा देश है, भारत क्या सेकुलर देश है, तो यहाँ सभी धर्म एक समान है, लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, वहां की हालात आप अखबारों में पढ़ते ही हो, है ना। तो जिस देश की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी तो उसमें तो ध्यान दो, वैसे ही उसके मूल्य जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। आगे चलें। किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, किसी क्षेत्र की संस्कृति, किसी देश, अब जैसे हम देखो, जैसे कि हमारी बहुत सारी जनजातियां हैं, तो वहां पर जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत सारी जनजातियां हैं, जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो महिला क्या है, सम्मानित है वहां पर। और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां महिला केवल भोग की वस्तु है, परिवार में रहो, पर्दे में रहो, कुछ ऐसे इलाके भी, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं। तो आपका कल्चर किस तरह का है, कोई शाकाहार है ना, आदिकाल से ही शाकाहारी रहा है, कोई मांसाहारी रहा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते नहीं कि भाई जीवों पर दया करो, है ना। जिसे मांसाहार से, जिस देश या जिस कल्चर को मांसाहार से परहेज नहीं है, वो कहते ही नहीं कि जीवों पर दया करो, है ना। और जहां पर रोजी रोटी का साधन प्रकृति है तो वो शाकाहार को बढ़ावा देता है ना। अब आप देखो ना, तुम्हारे पास एक दुधारू भैंस है जो दूध देती है ना, और उस दूध से तुम्हारा घर परिवार चलता है, तुम्हारे लिए वही सब कुछ होगी ना, वही सब कुछ होगी। अब एक चमड़े का व्यापारी है, तो उसके लिए भैंस क्या है कि जितनी जल्दी हो इसको खत्म करूं, इसका चमड़ा निकालूं, बेच दूं। तो हर जगह के अलग अलग वैल्यूज, ये अलग अलग मूल्य हैं। देखो सर, कितने संभाल संभाल के बोलना पड़ता है ना सर, है ना। हाँ, कभी किसी की भावना आहत हो गई तो फिर कौन जाए कोर्ट में, कहाँ जाए, कोर्ट में कौन जाए, ठीक है। तो सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, उनसे भी वैल्यू कैसे डेवलप, इमरान भैया बताना एग्जांपल, सरकारी नीतियां किस तरह से मूल्यों का सोर्स है। हाँ, एजुकेशन को, सरकारी नीतियां, पॉलिटिक्स को, भाई हम जाके राजनीति विकेंद्रीकरण की बात की हमने, 73वां 74वां संविधान संशोधन हमने लागू किया, उसका मकसद क्या था, मकसद क्या था उसका, विकेंद्रीकरण, गांव के विकास में गांव के लोगों की भागीदारी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, है ना। चलिए खैर, अब बात आती है प्रशासन या प्रशासकों के लिए कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, ये आधारभूत मूल्य क्या है, प्रशासन या प्रशासकों के लिए जो आधारभूत मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज हैं क्या है, या प्रशासकों के लिए किस तरह के मूल्य होने चाहिए, या कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रशासन को अपनाना चाहिए अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम करने के तरीकों में, जिससे प्रशासन की और प्रशासकों की दोनों की बेहतरी हो, सरकार की, सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की, प्रशासन की बेहतरी हो, देश की बेहतरी हो। अल्टीमेटली देश को कौन चला रहा है, प्रशासक ही तो चला रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, अब वो पॉलिसी अच्छी या बुरी होगी ये डिपेंड करेगा कि उसको लागू करने वाले लोग कितने अच्छे या बुरे हैं, है ना, समझ रहे साहब। तो अब जो है कि कहते हैं ना कि नीति शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं हम नीति शास्त्र, या तमाम तरह के एग्जाम हो रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें नीति शास्त्र का पेपर क्यों रख रहे हैं। तो नीति शास्त्र ने जो नॉर्म्स तय कर रखे हैं, जो वैल्यूज तय कर रखी हैं, मूल्य तय कर रखे हैं, है ना, उनमें कौन सी वैल्यूज अच्छी हैं, कौन सी ठीक हैं, कौन सी खराब हैं, और कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिन्हें प्रशासकों को मानना ही चाहिए, कौन से मूल्य ऐसे हैं जिन्हें प्रशासकों को मानना ही चाहिए, जिससे प्रशासन की बेहतरी हो, प्रशासन की बेहतरी हो, प्रशासक की बेहतरी हो, प्लस प्रशासन जिसको सेवा दे रहा है उसकी बेहतरी हो, तीनों। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो, और मेरा ऑफिस, मेरी संस्था, मेरा संगठन। भाई आप देखो ना, मैंने एक शॉप खोली, ठीक है साहब,
नहीं, मैंने एक शोरूम खोल दिया। क्या खोल दिया मैंने? शोरूम। अब अगर मैं अब वहां पर अपने जो मेरे जो सेल्समैन हैं उनको बताऊंगा, देखो तुमने ग्राहकों से किस तरह से व्यवहार करना है, डीलिंग किस तरह से करनी है, तो वो वैल्यूज तो है वो। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, मैं अच्छे से काम करूंगा, ईमानदारी से कम लाभ लूंगा, तो मेरा फायदा ही बढ़ेगा, मेरे जो कर्मचारी है उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, ग्राहकों को भी सस्ती और अच्छी सेवा मिलेगी, और मेरे ब्रांड का नाम भी आकर के बढ़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब सबसे पहले एक शब्द आता है सत्यनिष्ठा, इंग्लिश में उसको बोलता है वो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा, अलग से इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। अब मैं जो कह रहा हूं ना, इसका मतलब आप समझो, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, न्याय, पवित्रता। ठीक है ना? एक मिनट रुकना। तो अब ये एक वर्ड आता है सत्यनिष्ठा। मेरा चेहरा शरीफ आ रहा है इसमें? हाँ, अच्छा चलो ठीक, मैं आ गया, मैं आ गया तो मेरा चेहरा शरीफ। तो अब बात ये आती है इंटीग्रिटी, यहाँ सत्यनिष्ठा। तो सिंपल सी बात, सत्य के प्रति निष्ठा। भाई आपकी निष्ठा किसमें है? निष्ठा माने अकीदा, श्रद्धा, कमिटमेंट। निष्ठा का मतलब क्या हुआ? अकीदा, श्रद्धा, कमिटमेंट, विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो उसमें इधर ध्यान दो, दृढ़ विश्वास। गौरी अभी रुक जाओ, सुन लो, बाद में लिखना। दृढ़ विश्वास, निष्ठा का मतलब समझ गया ना? है भाई, कमिटमेंट, है ना? और कमिटमेंट को वैसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता। लेकिन इसका एक पर्यायवाची है निष्ठा, यानी कि कुछ भी हो जाए आपने सच्चाई के रास्ते से नहीं हटना है। तो सत्यनिष्ठा का मतलब ईमानदारी, न्याय, जस्टिस। मतलब आप किसी के लिए भी करें तो न्याय कर, हालांकि आप जज थोड़ी हैं, आप जज नहीं हैं, लेकिन आपके पास जो काम आ जाए आप उसके जज हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है ना? इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए सरकार ने आपको नौकरी दी है, एक कठिन परीक्षा ली है, जिससे सरकार ने आपकी योग्यता को परखा है। किसकी योग्यता को? कि आप अंतर कर सकें किसमें? सच में और झूठ में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है। समझ रहे हैं ना? क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। बस वही है सत्यनिष्ठा, उसी को हम कहते हैं न्याय या जस्टिस। पवित्रता, पाक होना, प्योर। अब प्योरिटी का मतलब क्या है? आप झूठ नहीं बोलते, आप ईमानदार हैं, आप चोरी नहीं करते, आप भ्रष्ट नहीं हैं, आप अनुशासित हैं, तो यही तो है सर पवित्रता। धर्म के मामले में पवित्रता क्या है? भाई आप पूजा पाठ करें, वो अष्टांगिक मार्ग है ना। अब अगर आप मुस्लिम हैं तो रोजा, नमाज, और अपनी आंखों को झुकाए रखना, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना, यही चीजें हैं। अगर आप हिंदू हैं तो भी हैं, वो बस शब्द बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है ना। सच्चाई हो जाता है सत्य, रोजी रोटी हो जाता है आजीविका, बातें वही हैं। समझे ना? तो ये क्या है? पवित्रता। अब प्रशासन में पवित्रता का मतलब क्या है? आप समय के पाबंद हैं, अनुशासित हैं, जो काम दिया गया उसको आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, है ना, बिना किसी वायसनेस के, अनवाइस होकर के आप उस काम को कर रहे हैं। अच्छा, जो भी नियम कानून दायरे हैं उन्हीं के दायरे में रह करके आप काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं दे रहे, है ना। अगर आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए आप नियम कानूनों का दुरुपयोग नहीं कर रहे, या आप नियम कानूनों की इस तरह से व्याख्या नहीं कर रहे कि लगे सिद्धांतिक रूप से तो लगे कि आपने सही काम किया, लेकिन एक्चुअली आपने उसमें कुछ हेरफेर कर दिया। भाई आपसे कहा गया कि पेन खरीदो, ठीक है, एक पेन 20 का भी, एक 30 का भी, एक 40 का भी, एक 50 का भी, एक 100 का भी। तुमने कल रात में एक पेन दिया था, मैंने कहाँ रख दिया? पॉकेट में रखा था। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ। तो अलग अलग तरह के तरीके हैं। अब आप एक पेन खरीद लाए 50 रुपए की, 50 रुपए का पेन खरीदा आपने, टेंडर जारी कर दिया ऑफिस के लिए, 50 रुपए का पेन आपने खरीदा, ले वही पेन मार्केट में 30 रुपए का भी अच्छा था। आप बात कर लो, आप वही पेन जो है वो मार्केट में 30 रुपए का भी अच्छा था, तो कौन हुआ सत्यनिष्ठ, ईमानदार, पवित्र? 50 रुपए वाला कि 30 रुपए वाला? 30 रुपए वाला। 50 रुपए वाला जो है या तो वो फिजूल खर्च है, या तो वो फिजूल खर्च है, या फिर उसने 30 रुपए का पेन खरीद के 50 रुपए का बिल बनवाया, 5-6 रुपए दुकानदार को फालतू दे दिए, बाकी खुद रख लिए। ठीक है। तो सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी का मतलब यही है, नियम कानून नीति आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, कार्यालय में, आप अपने कस्टमर्स या ग्राहकों को जो सेवा दे रहे हैं उसमें आप ईमानदार हैं। फिर आती है बात समानुभूति या एम्पैथी। देखो बेटा, एक होती है सहानुभूति और एक होती है समानुभूति, है ना। एक होती है, तो जैसे कि अभी पढ़ाते पढ़ाते राबिया को चक्कर आने लगे, ठीक है ना, राबिया को मान लो चक्कर आने लगे, तो मैंने जो है कि सिमरन से कहा, राबिया या इनके लिए पानी वानी ले आओ, और ठीक है, लेकिन चक्कर फिर भी खत्म नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने राबिया से कहा, राबिया आप वहां जाकर के बैठ कर आराम कर लो, लेकिन मैंने क्लास बंद नहीं करी,
क्लास मैंने बंद नहीं करी, ये है सहानुभूति। लेकिन समानुभूति क्या है? जैसे ही मैंने देखा कि राबिया की तबीयत खराब हो रही है, मैंने जो रिकॉर्डिंग बंद की, पेन वैन रखे साइड में को, अब मैं पहले जो है वो राबिया का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जब राबिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी तभी मैं आगे बढ़ाना शुरू करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बेचैन हूँ कि भाई जब तक ये ठीक नहीं होगी। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि यार अगर मैं इसको इधर बिठा दूं तो इसकी क्लास रह जाएगी ना। मेरा मकसद क्या है कि पहले ठीक हो जाए, इसे इसकी दिक्कत और ज्यादा ना हो जाए। ये है एम्पैथी, समानुभूति। इसे हिंदी में कहते हैं संवेदना। इसे आप ये भी कह सकते हो कि किसी के दुख को दूर करने की तीव्र इच्छा, व्यग्रता, बेचैनी, है ना। जैसी पीड़ा दूसरे को हो रही है वैसी पीड़ा आप भी महसूस करेंगे, संवेदना, है ना। और जब तक उसकी पीड़ा का आप अंत नहीं करवा देंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगी। आप नैतिकता के दायरे में रह करके, सत्य, ईमानदारी, है ना, पवित्रता के दायरे में रह करके आप पूरा प्रयास करेंगे कि उसे उसके कष्ट से छुटकारा मिल जाए। तो यही प्रशासन से उम्मीद की जाती है। जैसे मान लो आप आप कोई अधिकारी हैं, आपके पास बिल्कुल बेचारा कोई अनपढ़ गरीब का गरीब गांव का आदमी आया जिसे कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे मैंने एक चीज देखी, मैं मेरी मदर के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए गया, ठीक है। तो वहां पर एक महिला जो थी ग्रामीण क्षेत्र, इधर दिनेशपुर साइड जो कोई महिला थी, वो अकेली आई थी। हालांकि वो चलने फिरने में ठीक थी, तंदुरुस्त थी, लेकिन वो अकेली आई थी। और अनपढ़ कहना उचित नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे उसका ज्ञान नहीं था। क्या आधार कार्ड होता है, क्या आयुष्मान कार्ड होता है, उसे उसकी नॉलेज नहीं थी। अब जो ऑफिस में जो डॉक्टर साहब का जो स्टाफ था वो परेशान था कि इनका ऑपरेशन करना भी है, लेकिन ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि यार इनको लेके कौन जाएगा, कहाँ से लेके क्या लेके जाएगा। तो फिर वहीं पर एक स्टाफ में उनका एक कर्मचारी बैठा था, उसने उनकी हेल्प की। वो एक तरह से उनका गार्जियन बन गया। चलो भाई लाओ तुम्हारा कार्ड, और सारे सारे काम करने के बाद इवन उसने जो एक प्राइवेट टैक्सी चलती है इसी तरह से, जो फ्री मरीजों को उनके घर लेके भी जाती है और लेके भी आती है, उसने उसको फोन किया जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उस कार से ही उसको उसके घर भिजवा दिया। ये है इम्पैथी या समानुभूति, दूसरे पे दुख दूर करने की बेचैनी। समझ गए ना। अब सहानुभूति तो उससे सब दिखा रहे हैं, अरे इनका क्या होगा, अरे भाई कोई इन्हें बता दो, है ना। लेकिन कोई भी अपना काम नहीं रोक रहा है, अपना काम छोड़ के उनकी सेवा कोई नहीं कर रहा है। तो ये है समानुभूति या एम्पैथी। तो ये मैंने क्या लिखा, सहानुभूति से आगे की चीज, ये वेदना है, ये संवाद संवेदना है, ये समान अनुभूति है, ये किसी का कष्ट दूर करने के लिए ईमानदार वास्तविक प्रयास है, ठीक है। और यहाँ पर स्वयं तथा पर का अंतर मिट जाता। स्वयं माने मैं खुद, पर माने दूसरा, है ना। भाई मैं अब जैसे मेरे अंदर तो नहीं थी ना एम्पैथी, मैं मुझे कौन दिख रहा था, मेरी मम्मी। तो सहानुभूति मैं भी दिखा रहा था, लेकिन मैंने कोई और प्रयास नहीं किया कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ करके इनके साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। अगर मैं मम्मी को छोड़ दूं तो मेरी मम्मी की हालत उनसे ही बेकार है, बुढ़ापा, समझ रहे ना। तो लेकिन अब जैसे वो कर्मचारी है तो उसने अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ा, 10-15 मिनट के लिए उसने अपना काम छोड़ा, और छोड़ करके उस बूढ़ी औरत के साथ वो लग गया। तो यहाँ पर स्वयं और पर का भेद मिट गया। कहते ना, अरे यार मुझे क्या मतलब, है ना। नहीं, मुझे मतलब है, मुझे दूसरे की परवाह करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो रोजी रोटी मेरी चल रही है वो इन्हीं की सेवा से चल रही है। तो इसी तरह से प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि जो भी पीड़ित आए, जो भी याची आए, पिटिशनर आए, जो भी आपके साथ कोई काम लेकर के आए, तो उस काम को आप अपना काम समझो, उसके बाद करो। कहते ना यार देख, हमने अपने पेंटर बुलाया, आपने, है ना, उसे कहा पेंटमेंट, क्या कहते हैं यार देख अपने घर का काम समझ के करना। वो भी कहता, अरे भाई साहब तुम हम हमारे गैर थोड़ी हो, बिल्कुल अपने काम की तरह करेंगे। वो बात अलग है कि 4 दिहाड़ियों काम में 6 दिहाड़ी लगे, दिहाड़ी समझते हो ना। हाँ, वो बात अलग है। लेकिन वादा क्या करता आपसे कि नहीं अपने की तरह समझेंगे, लेकिन वास्तव में अगर उसने अपने काम की तरह कर दिया, 4 दिहाड़ी का काम वो 3 दिन में कर गया और अच्छा कर गया, तो अब आप 6 जगह कहोगे उससे, उसको आप 6 जगह रिकमेंड करोगे कि यार वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वो बढ़िया काम करता है ना। तो इससे क्या मिला, प्रशासन को शोहरत मिली, प्रशासन को मजबूती मिली, प्रशासन की इज्जत बढ़ी, जनता को भी फायदा हुआ, प्रशासन को भी फायदा हुआ। प्रशासन को जनता के बीच में और प्रशासन के मार्फत जो सरकार या राजनीति है उसको जनता के बीच में स्वीकृति मिली। समझ गए, समझ गए मेरी बात। तो इसे हम कहते हैं समानुभूति। सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ये हर मामले में ईमानदारी। देखो अब जैसे मान लो कोई एक देश है, जैसे मान लो हमारे यहाँ, मैं मान लो मैं तो क्या, खैर गौरी, आप किसी जिले में कलेक्टर बन गई, है ना। अब आप एक पार्टी की विचारधारा को पसंद करती हैं, लेकिन इस समय सत्ता में कोई दूसरी पार्टी है, उसकी विचारधारा को आप पसंद नहीं करती, ठीक हो गया। लेकिन जब आप एक ऑफिसर के रूम का काम कर रही हैं तो पार्टी की विचारधारा से आपको कोई मतलब नहीं है,
ये नहीं कि आप पार्टी की विचारधारा को मानो या मत मानो, लेकिन आप ये भूल गए कि किस पार्टी की सरकार है। आप सरकार की नीतियों को जरूर मानोगे, पार्टी की विचारधारा को आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सोच के कि यार इस पार्टी को आप पसंद नहीं करती हो, तो पता चला गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट जो आदेश दे रही है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, आप उसमें भी अड़ंगा डालने लगे जानबूझकर। ये नहीं करोगे, इसे कहते हैं, वैसे इसको कमिटमेंट भी बोलते हैं। और कमिटमेंट का मतलब क्या है? सत्यनिष्ठा। भाई क्या है, मुझे गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है और गवर्नमेंट के ऑर्डर है, मुझे इनको लागू करना है, ठीक है। और भाई अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत है, इस्तीफा दो, घर बैठो, आप राजनीति में जाओ और लाओ परिवर्तन, समझ रहे ना। लेकिन ये हर किसी के लिए मुश्किल आसान थोड़ी है, क्योंकि हमारा घर किससे चल रहा है? हमारी नौकरी से, ठीक है साहब। तो अब सत्यनिष्ठा का मतलब यह है कि जो सरकार में नेता बैठा है या बड़ा अधिकारी बैठा है, उसे आप पर यह भरोसा कि भाई ये अपने काम को ईमानदारी से करेगा। आपको ये भरोसा कि सरकार में कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, मंत्री कुछ हो, आपके साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। ये ईमानदार उस नेता की, ये नेता की सत्यनिष्ठा है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ये उनकी सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है कि वो अपने नीचे में जो प्रशासन को ये भरोसा दिलाए कि तुम्हारी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम सरकारी की नीतियों के अनुसार काम करोगे तो तुम्हारे साथ किसी भी तरह कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। समझ गए? समझ गए मेरे? अब दो लोग आए, एक सिमरन आई और एक निशा आई। अब सिमरन मान लो मेरी रिश्तेदार है और निशा मेरी रिश्तेदार नहीं है, ठीक। अब अगर मैंने सिमरन का काम पहले कर लिया, नंबर निशा का आया था लेकिन काम मैंने सिमरन का कर दिया, तो मैं सत्यनिष्ठ नहीं हूं। लेकिन मैंने कहा भाई जो आया है, जैसे आया है, जो नियम कानून सिमरन के लिए है वही नियम कानून निशा के लिए, वही इमरान के लिए, वही गौरी के लिए, वही आकाश के लिए, वही सुरेश के लिए। तो मैं क्या हूं? मैं सत्यनिष्ठ। और मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं सत्यनिष्ठ नहीं हूं। तो मैं अगर मैं अनुशासित हूं, सच्चरित्र हूं, है ना, राजनीतिक प्रशासनिक मूल्यों का पालन करता हूं, तो मैं सत्यनिष्ठ हूं। और मैं सत्यनिष्ठा से काम करूंगा तो मेरा, मेरे कार्यालय का, है ना, मेरे संस्थान का, मेरे उद्देश्यों का, मेरे लक्ष्य का, सबका भला होगा, ठीक है। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है सत्यनिष्ठ होने की। फिर एक आता है दृढ़ता, ठीक है ना, प्रिजर्वनेस, प्रिजर्वनेस जो भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, दृढ़ता। रिजिडिटी नहीं है यहाँ पर, रिजिड तो हो गया किसी को उसकी जगह से हिलाएगा, जैसे पिलर है ये रिजिड है। तो यहाँ पर दृढ़ता है आपकी सोच में, आपके आदर्श में। आपने कहा ये चीज कानूनी है तो कानूनी है, वो चीज गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये गैर कानूनी है, तो ये मैं करूंगा क्योंकि कानूनी है। अब आप पे कितना भी दबाव क्यों ना हो, किसी भी तरह का कोई दबाव हो, कोई लोभ हो, लालच आपको दिया जाए, है ना, आपको टॉर्चर किया जाए, लेकिन आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। आम भाषा में बताऊं कि दृढ़ता का मतलब क्या है, कि अपने उसूलों पर कायम रहना, है ना। जो चीज सही है तो सही है, और जो चीज गलत है तो वो गलत है, वो दृढ़ता है। फिर टॉलरेंस या सहिष्णुता, जब भी आपने बताया भी था, तो मैंने इसको बताया बर्दाश्त। सहिष्णुता का मतलब ही है बर्दाश्त, लेकिन बर्दाश्त से भी आगे जाकर के, बर्दाश्त का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे, पड़ोसी आपका डीजे बजा रहा, ढम 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 ढम, आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि चले यार कभी तो थक जाएगा, लेकिन उससे आगे जाना है, बर्दाश्त से आगे। जैसे हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं किसी मसले पर लेकर के ना, आजकल तो है ही, राजनीति पे बहस होती रहती है, जिस गली नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ दो चार आपको मिल जाएंगे, है ना। अब कई तरह के लोग होते हैं, आपसे कोई पूछे हाँ भाई किसे वोट दोगे, तो वो पता क्या कहता है, जिसे आप वोट दो उसे दे देंगे, क्या क्या निकल लेता वो, क्योंकि उसे पंगे में नहीं पड़ना। फिर दूसरा दूसरा हमें किसे वोट दोगे, वो हम तो इसे वोट देंगे, क्या क्या चल गया। तीसरा हम इसे वोट देंगे, कोशिश करेगा तुम भी उसे वोट दो, बैठ के समझाने लगा आपको। अब इनमें होगी बहस, क्या होगी इनमें बहस, एक अपनी पार्टी को बढ़ावा देगा, दूसरा अपनी पार्टी की अच्छाइयां करेगा। अब क्या है कि जिस चीज को तुम पसंद करते हो दूसरा उसकी बुराई करता है, तो तुम उस बुराई को सह लो। लेकिन इससे जाकर के कि जो उसकी बातें हैं, अगर उसकी बातें तार्किक हैं, आपको लगता है कि ये बातें सही हैं, तो जो उसकी सही बातें उनको अपना लो, जो खराब बातें उनको भूल जाओ, ये टॉलरेंस। जैसे आप हमारे देश में देखो, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, शांतिपूर्वक निकल जाता है। मुस्लिमों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार थोड़ी है, लेकिन हिंदू सोचते हैं हाँ भाई आज मुस्लिमों का त्योहार है तो 2-3 घंटे हमें कष्ट बर्दाश्त करना ही होगा, कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सहिष्णुता है। अच्छा मान लो होली है ना, अब मान लो किसी को रंग से परहेज है, किसी को रंग से परहेज है ना, किसी को रंग से परहेज है, लेकिन साहब हिंदू धर्म का बहुत ही उल्लास भरा त्योहार है, होली तो खेली जाएगी। तो अगर मुझे रंग से परहेज है तो मैं साइड में खड़ा हो गया, मैं अपने घर से निकला नहीं, 2-3 घंटे की तो बात है, हाँ भाई मनाओ होली मनाओ, ये क्या है, सहिष्णुता है। लेकिन उससे भी आया कदम ये है
कि मैं पूछूं कि यार ये मुहर्रम का जुलूस क्यों निकल रहा है, तो यार वो इमाम हसन और हुसैन ने शहादत दी थी। किसके लिए शहादत दी थी? सत्य के लिए, सच्चाई के लिए बलिदान दिया था उन्होंने, सच्चाई के लिए। तो अब मैं उनको ढूंढने लगूं, सोचने लगूं। तो अब ये नहीं कि मैं इमाम हसन और हुसैन का फॉलोअर हो जाऊंगा, मैं सत्य का अगर फॉलोअर हो जाऊं तो ये है सहिष्णुता। या होली क्यों खेल रहे हैं, है ना, रंग क्यों खेल रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं भी जाकर के कुएं में, तालाब में, रंग के बर्तन में जाकर कूद जाऊं ना। मैं पूछूं होली क्यों खेल रहे हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? उल्लास, बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ भाई, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और मुझे भी अच्छाई करनी है। तो ये क्या है? ये सहिष्णुता, टॉलरेंस। ठीक है। तो उसी तरह से प्रशासन में सहिष्णुता का मतलब क्या है कि आपका कोई भी सोच हो, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आपकी कोई भी वैल्यूज हो, लेकिन जब आप किसी पद पर हैं तो जो पद की वैल्यूज हैं, पद की जो ड्यूटीज हैं, उनको आपने अपनाना है। अब आप एक सरकार के को पसंद, एक पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी आ गई सत्ता में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रशासन में बगावत को बढ़ावा देने लगोगे। आप उनकी बात सुनोगे, आप कोशिश करोगे कि आप अपनी बात उनको समझा सको, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकार है तो आपको उनकी बात माननी है। ये है सहिष्णुता। न केवल बर्दाश्त करना बल्कि दूसरे से सीखना भी, और दूसरे को अपनी बात को शांतिपूर्वक सिखाना भी। तब सुंदर ध्यान दो, सहिष्णुता का मतलब अहिंसा भी है, सहिष्णुता का मतलब सत्य भी है, सहिष्णुता का मतलब तर्क भी है। ठीक है ना। सहिष्णुता का मतलब संभाव भी है, हारमोनी भी है, भाईचारा भी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भाईचारा नहीं होगा तो हम कैसे सुन लेंगे दूसरे की बात को, है ना। तुम्हारी नजर इधर और मेरी नजर उधर, क्योंकि बनती नहीं, है ना। तो ये सहिष्णुता जो है खुद प्रशासन के लिए, प्रशासन का जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, ऑफिस है, उसके लिए, है ना। प्रशासन और जनता के संबंधों के लिए, प्रशासन में उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, मतलब वरिष्ठ और अधीश के बीच अधीनस्थ संबंध बना, वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए, राजनीति और प्रशासन के बीच, प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए टॉलरेंस या सहिष्णुता बहुत जरूरी है। अब डीएम साहब आए, जुलूस, धरना, प्रदर्शन चल रहा जम के, पता चला डीएम साहब को गालियां पड़ रही है, लेकिन डीएम साहब ने वो गालियां बर्दाश्त कर ली, फिर भी लोगों को भाई भाई कर करके सुनाते रहिए। थोड़ी कि डीएम साहब ने तुरंत पुलिस को आगे कर, छोड़ दो आंसू गैस, है ना, मार दो लठिया ना, नहीं भाई, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। अब इन्हें अच्छे से समझाना, और अगर इनकी बात सही है तो इनसे कहना है भाई आप अपने अपने घर जाओ, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बात मैं शासन तक पहुंचाऊंगा, न केवल शासन तक पहुंचाऊंगा बल्कि अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये लोग जो है, इनकी मांगे जो है वो सही है। ये क्या है? टॉलरेंस। ये टॉलरेंस ये नहीं है कि लोग आओगे उड़ाओ धड़ाधड़ लाठियां फेरनी शुरू कर दी, फिर उसका नतीजा क्या होगा? जो लोग हैं वहां पर वो हाल क्या है, पत्थर, है ना, आजकल तो कट्टे वट्टे भी मिल जाते हैं, कट्टे, सीमेंट के कट्टे, ठीक है सर, सीमेंट के कट्टे भी मिल जाते हैं, लाठी डंडा और तमाम तरह की चीजें आप पे फेंकने लगेंगे, आप भी घायल होगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगेंगे, है ना। तो सहिष्णुता, निष्पक्षता, आप जानते ही हैं। अब इसमें एक शब्द आता है वस्तुनिष्ठता, ये ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा? वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव होना, इसका मतलब ही एक्चुअली निष्पक्ष होना ही है। आप देखो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, क्या है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा? आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मुगल वंश का फाउंडर कौन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह, जो भी है, तो कौन है? बाबर ही तो है ना। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो अब उसके पास अपनी बुद्धि चलाने की गुंजाइश नहीं है, वो ये नहीं कहेगा अकबर है मुगल वंश का फाउंडर, बाबर ही है। क्यों शुरू हुई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। ये इसलिए शुरू हुए कि देखा गया कि यार एक ही कॉपी में एक एग्जामिनर ने कुछ नंबर दिए, दूसरे ने कुछ दिए, तीसरे ने कुछ दिए, एक दिन में थोड़ी एक पॉलिसी बनी। एक ही कॉपी को अलग अलग एग्जामिनर से चेक करवाया गया, और चेक करवाया गया भाई तुम नंबर कॉपी मत लिखना, उसको एक शीट दे दी गई, हर क्वेश्चन का नंबर तुम यहाँ देना, दूसरे से छुपा लिया गया वो कि दूसरे ने कितने नंबर दिए, तीसरे ने कितने नंबर दिए, तो सबने अलग अलग नंबर दिए, किसी ने उसे फर्स्ट डिवीजन पास कर दिया, किसी ने उसको फेल कर दिया। अरे भाई ये क्या दिक्कत हुई, है ना। समझ रहे? तो क्या है, किसी को उसकी राइटिंग पसंद आई, किसी को उसने जो उसमें लिखा है वो विचारधारा पसंद आई, उसकी वही विचारधारा थी, इससे मामला क्या हो गया? बायस्ड हो गया। क्या हो गया? बायस्ड हो गया। तो इसको रोकने के लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने शुरू कर दिए, है ना। तो यहां पर वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने नियम, कानून, नीतियों, संविधान, ये जो चीजें हैं इनके दायरे में रह करके काम करना है। आपने बायस नहीं होना, आपने पक्षपात नहीं करना है, ठीक है ना। आपने जो फैक्ट्स, जो तथ्य हैं उनके अनुसार या उनके आधार पर आपने निर्णय लेने हैं, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ये वस्तुनिष्ठता। तो सर अगर वस्तुनिष्ठता होगी तो झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है, है ना। जो पॉलिसी बनती है सरकार में,
संसद ने कानून बनाया, उन कानूनों को लागू करने के लिए प्रशासन ने नीतियां बनाई है, सरकार ने नीति बनाई। तो जो नीति बनती है कैबिनेट या सरकार में जो प्रशासनिक अमला है वो जो नीतियां बना रहा है, बहुत कुछ सोच विचार करके, बहुत सारी तथ्यों, परिस्थितियों, स्थितियों पर विचार करने के बाद एक पॉलिसी बनाता है। और अगर वो खुद मन से ही कहते कि ना भाई हमने ऐसा कह दिया तो ऐसे ही होगा, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। हर चीज पर गौर करना, है ना, हर समस्या पर, हर पहलू पर गौर करना, उसके बाद निर्णय लेना, वो है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। अब जब वो हर पहलू पर गौर करेगा तो भाई साहब वो बाइस नहीं होगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो भाई भतीजावाद नहीं करेगा, वो नियम कानून प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, अर्थात वो होगा क्या, वस्तुनिष्ठ। ठीक है। राजनीतिक निष्पक्षता, प्रतिबद्धता या कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। थैंक यू।